अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। हरम प्लीज़ फ़ौरन घर आ जाइए। अबीर की आवाज़ सुनकर हरम अली शाह की भवें तन गईं। खैरियत तो है अबीर? तुम रो रही हो। उसकी पेशानी पर शिकनों का जाल तन गया। मम्मा को कुछ हो गया है, वो होश में नहीं आ रही हैं। अबीर आज़म अली शाह ने रोते हुए बताया। तुमने डॉक्टर को बुलाया क्या? उसने पूछा। नहीं, मुझसे उनका नंबर नहीं मिलाया जा रहा। आपको भी रिकॉल किया है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। हरम रिसीवर क्रेडिट पर डालकर अपनी नशस्त से उठ खड़ा हुआ। फिर कुछ सोचकर उसने डॉक्टर इफ्तिखार का नंबर मिलाया और इन्हें अल जन्नत पहुँचने का कहा। फिर खुद ऑफिस से बाहर निकल आ गया। सुबह ही तो वो अल जन्नत गया था। शाह चाची को हशाश बशाश देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो माली से पौधों की काट छांट करवा रही थीं। इस वक्त अबीर की ज़ुबानी शाह चाची की बेहोशी का सुनकर उसे धचका लगा था। ज़ैनी रो खुद ब खुद आज़म अली शाह और अलमीना की सिमत मुड़ गई। उसे दोपहर में ही खबर मिल चुकी थी। आज़म अली शाह और अलमीना सुबह ही इस्लामाबाद से कराची पहुंच चुके हैं। क्या खबर वो अल जन्नत भी गए हों? उसे जल्द अज जल्द अल जन्नत पहुंचना होगा। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अबीर इज़्तिराबी कैफियत में राबिया शाह के बेडरूम में मौजूद थी, जबकि राबिया शाह बेड पर बेहिस्सो हरकत लेटी हुई थीं। अबीर उसे देखते ही सरत से उसकी जानिब बढ़ी और उसका बाजू थाम कर रोने लगी। रिलैक्स अबीर, ये बताओ अचानक क्या हुआ शाह चाची को? सुबह तो मैं इनसे मिलकर गया हूँ, इस वक्त तो बिल्कुल ठीक थी। उसने अबीर का सर थपकते हुए पूछा। मैं घर पर नहीं थी, सानिया की तरफ गई हुई थी। जब वापस आई तो मम्मा अपने रूम में बेहोश पड़ी मिली। मैंने और जीनत बी ने बमुश्किल इन्हें बेड पर लेटाया है। उसने सुरखोती आंखों से अपनी माँ की बेहिस्सो हरकत वजूद को देखा, जिनके सीने में सांस का इर्तियाश जिस्म में ज़िंदगी को जाहिर कर रहा था। ज़ैनब भी बता रही थी कि पापा आए थे और किसी बात पर बरहम हो रहे थे। वो शर्मिंदा से लहजे में बताने लगी। उसे अपने वालिदैन से बेहद प्यार था। मुझे भी यही शक था, क्योंकि चाचू और अलवीना आज सुबह कराची पहुंचे हैं। हरम ने मुड़कर कमरे के दरवाजे की जानिब देखा, जहां ज़ैनब बी की हमराही में डॉक्टर इफ्तिखार कमरे में दाखिल हो रहे थे। हरम इन्हें लेकर शाह चाची के बेड की जानिब बढ़ा, जबकि अबीर एक सोफे पर बैठ गई। 6 माह पहले तक वो बहुत बाहिम्मत लड़की हुआ करती थी। छोटी मोटी परेशानियों को तो वो चुटकियों में उड़ाती थी, मगर 6 माह पहले राबिया शाह को होने वाले माइनर अटैक ने उसके सारे हौसले पस्त कर दिए थे। एक खौफ सा उसके दिल में पंजे गाड़ कर बैठा था। यही वजह थी कि आज राबिया शाह की हालत देखकर वो खुद पर अख्तियार खो बैठी थी। डॉक्टर चेकअप करने के बाद अब हरम को राबिया शाह के बारे में बता रहे थे। इनका शुगर लेवल लो हो गया था। हरम की वजह चेहरे पर गंभीर संजीदगी तारी थी। राबिया शाह को इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद डॉक्टर इफ्तिखार रुखसत हो गए। हरम और अबीर लाउंज में आकर बैठ गए, जबकि राबिया शाह की देखभाल के लिए ज़ैनब भी उनके कमरे में मौजूद थीं। तकरीबन आधे घंटे के बाद ज़ैनब बी ने लाउंज में आकर राबिया शाह के होश में आने की इत्तला दी, तो वो दोनों राबिया शाह के कमरे में आ गए, जहां वो तकिए से टेक लगाए नीम दराज थीं। अबीर और हरम को साथ देखकर उनके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये मंजर उनकी ज़िंदगी का हासिल था। उनकी दिली तमन्ना थी कि ये मंजर कभी बिखरने ना पाए। अबीर उनके दाएं जानिब जगह संभाल कर उनका हाथ लबों से लगा लिया, जबकि हरम उनके पैरों के पास बैठ गया। 5 साल की उम्र में वो माँ की गोद से महरूम हो गया था और तब से शाह चाची की आगोश में उसे ममता की गर्मी मिलती रही थी। यही वजह थी कि वो शाह चाची की सेहत के लिए हुमा वक्त परेशान रहता था। आज़म अली शाह आए थे। राबिया शाह ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। जी मैं जानता हूँ, हरम ने जवाब दिया। अबीर खामोशी से उनका हाथ अपने हाथों में लिए बैठी थी। मगर तुम उनकी आमद के मकसद से नावाकिफ़ हो। उन्होंने एक नज़र खामोश बैठी अबीर पर डाली, फिर मज़ीद गोया हुई। इनका ख्याल है कि अबीर तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी, इसलिए वो अबीर की जानिब से खुला के कागजात बनवाने वाले हैं। राबिया शाह के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार थे। अबीर भी हरासा नज़र आ रही थी, जबकि हरम अली शाह पुरसकून अंदाज में बैठा था। ये बात उसके लिए गैर मुतवक्को नहीं थी। वो जानता था कि अलवीना कोई ना कोई गुल खिला के रहेगी। गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलवीना ने खामोशी अख्तियार कर रखी थी, जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। आखिरी मुलाकात में वो उसे धमकी देकर गई थी कि अगर वो उसका ना हुआ तो किसी और का भी नहीं हो सकेगा। आपने क्या कहा चाचू से?
حرم نے پرسکون انداز میں پوچھا۔ میں نے ان سے کہا کہ کوئی بھی انتہائی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ سید صاحب سے اجازت لے لیں، کیونکہ تم دونوں کا نکاح سیدانی جی کی زندگی کے آخری دنوں میں ان کی خوشی کی خاطر کیا گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ برہم ہو گئے اور کہا کہ میں فی الحال سید صاحب کو اس بات کی خبر نہ کروں۔ انہوں نے سرد سانس لے کر بات کا اختتام کیا۔ آپ فکر نہ کریں شاہ چاچی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ حرم انہیں تسلی دینے کی خاطر بولا، وگرنہ اندر ہی اندر اس کا خون کھول رہا تھا۔ ابیر تم بھی دھیان سے سن لو، خواہ چاچو کی فرما بردار بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ابیر نے سر اسبات میں ہلا دیا، مگر وہ اندر ہی اندر الجھ رہی تھی۔ یک پاپا کو کیا سوجی تھی کہ وہ اپنے لاڈلے بھتیجے سے اس درجہ بدگمان ہو گئے تھے۔ آپ آرام کیجیے، میں اب چلتا ہوں۔ وہ کچھ دیر بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ حرم تم سید صاحب سے اس موضوع پر بات کرو گے؟ رابعہ شاہ نے پوچھا۔ جی ہاں ضرور، انہوں نے آپ کو روکا ہے، مجھے نہیں۔ وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ ابیر اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ شام کا دھندکا پوری طرح پھیلنے کو بے قرار تھا جب حرم علی شاہ کی گاڑی شاہوں کی حویلی کے احاطے میں جا رکی۔ چاچا خمیسو جو کہ حویلی کا پرانا ملازم تھا، چھوٹے شاہ کی گاڑی کو دیکھ کر دوڑ آیا۔ سلام سائیں، اللہ لمبی حیاتی دے، بہت دن بعد شاہپور آئے ہیں۔ ہاں چاچا، سید صاحب سے ضروری ملنا ہے مجھے۔ وہ اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ چاچا خمیسو اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جتنی دیر میں وہ بیٹھک تک پہنچا، پوری حویلی میں اس کی آمد کی اطلاع پھیل چکی تھی۔ وہ سید مکرم علی شاہ کا لاڈلا پوتا تھا اور سید معظم علی شاہ کا اکلوتا بیٹا۔ سید معظم علی شاہ کی مستقل رہائش شہر میں تھی اور ان کا کاروبار اندرون اور بیرون ملک تک پھیلا ہوا تھا۔ سید صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ حرم نے نوری کے ہاتھ سے لسی کا گلاس لیتے ہوئے خمیسو سے پوچھا۔ شاہ جی تو سہمن شریف گئے ہیں، عرس ہے نا ادھر، خمیسو نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ اور منظم چاچا؟ حرم نے چھوٹے چچا کی بابت دریافت کیا۔ سائیں، منظم شاہ جی تو پاس والے گاؤں گئے ہیں، بی بی بھی ساتھ گئی ہیں، شاہ جی کے دوست کے بیٹے کی شادی ہے، خمیسو نے اطلاع دی۔ گویا میرا آنا بیکار ہی رہا۔ اس نے لسی کا گلاس خالی کر کے تپائی پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سید صاحب آئیں تو میری آمد کا بتا دینا۔ اس نے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا کہ صبح ہونے سے پہلے وہ شہر پہنچ جائے گا۔ سائیں، کچھ روٹی پانی کھا لیتے، خمیسو نے فرض ادا کیا۔ تھوڑا آرام کر لیتے۔ نہیں، اس وقت کسی چیز کی طلب نہیں ہے، پھر آؤں گا۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ بمشکل مما کی طبیعت سنبھلی تھی۔ اس وقت بھی حرم علی شاہ انہیں ڈاکٹر افتخار کے کلینک چیک اپ کے لیے لے کر آیا ہوا تھا۔ ایسے میں اعظم علی شاہ کی الجنت میں آمد کا سن کر وہ ہراساں ہو گئی۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا۔ نیچے پورج میں اعظم علی شاہ اپنی گاڑی کے نزدیک کھڑے گل محمد کو گرین ایریا کے متعلق کچھ ہدایات دے رہے تھے، جبکہ کچھ فاصلے پر ان کا مسلح باڈی گارڈ معصوم شاہ چکنا کھڑا تھا۔ اعظم علی شاہ الجنت کی عمارت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ معصوم علی شاہ نے پجاروں کی باڈی سے ٹیک لگا لیا۔ ابیر کھڑکی بند کر کے بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ موجودہ حالات میں چند روز کے وقفے سے اعظم علی شاہ کی آمد اسے کسی انہونی کا سگنل دے رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ملازمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اعظم علی شاہ کی خوابگاہ میں ابیر کی طلبی کے اطلاع لے کر آئی تھی۔ ابیر اپنا حلیہ درست کرتی ہوئی اعظم علی شاہ کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم پاپا۔ اس نے اعظم علی شاہ کو دیکھا جو جہازی سائز کے بیڈ پر نیم دراز تھے، آنکھوں پر سنہری فریم کی اینک لگائے۔ وہ کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ سرخ و سفید چہرہ صحت و تندرستی کی چمک لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی اصل عمر سے کم ہی دکھائی دیتے تھے۔ ابیر کے سلام کا جواب انہوں نے سر کی خفیف سی جنبش سے دیا تھا۔ ادھر آ کر بیٹھو، انہوں نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بلایا۔ عام حالات میں اعظم علی شاہ کی الجنت میں آمد اسے بہت پرجوش کر دیتی تھی، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ پر ان کے دائیں جانب آ بیٹھی۔ وہ فائل کو سائڈ پر رکھ کر سنجیدگی سے ابیر علی شاہ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ انہوں نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیا۔ کچھ شک نہیں کہ ابیر میں ان کی جان تھی۔ آپ کو بتایا تھا نا ثانیہ کے پاپا کے اخبار کے لیے آرٹیکلز لکھ رہی ہوں، اس نے اپنے ناخنوں کو گھڑتے ہوئے جواب دیا۔ اچھی مصروفیت ہے، رات تک تیاری کر لو، تم میرے ساتھ دبئی چل رہی ہو۔ انہوں نے وہ بات کی جس کے لیے وہ الجنت آئے تھے۔ کس لیے پاپا؟ ابیر نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں کچھ شاپنگ کروا دوں، کچھ عرصے تو تم اس شہر کی ہی ہو کر رہ گئی ہو۔
رات کی فلائٹ سے ہم دبئی چل رہے ہیں۔ اعظم علی شاہ کا انداز قطعی تھا۔ پاپا، میرا جانا ضروری ہے کیا؟ دراصل مما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس وقت بھی وہ حرم کے ساتھ چیک اپ کے لیے گئی ہیں۔ ابیر نے خود ہی بتایا، وگرنہ ان کے نزدیک رابعہ شاہ کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ ابیر بیٹا، عمر کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے، تمہاری مما اب اس عمر میں میری طرح فٹ تو نہیں رہ سکتی۔ اعظم علی شاہ کے لہجے میں رابعہ کے لیے تمسخر تھا۔ ابیر نے ان کی بات سن کر ہونٹ بھینچ لیے۔ تمہیں اپنی ماں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں نے کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دی ہے۔ ملازمین ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے، پھر زینب بھی پر تمہیں پورا بھروسہ ہی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپتھپایا۔ واپسی کب تک ہوگی؟ اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے پوچھا۔ 3 دن کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ اگلے ہفتے جاپان میں ایک کمپنی کے ساتھ میری میٹنگ ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے۔ اوکے پاپا، میں ضروری سامان پیک کر لوں۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ پاپا کی بات سے روگردانی کرنا اسے ہمیشہ مشکل لگتا تھا۔ اس بات سے وہ ڈرتی تھی کہ کہیں وہ مجبور ہو کر کچھ ایسا نہ کر بیٹھیں کہ اسے عمر بھر پچھتانا پڑے۔ حرم کی محبت تو اس کی نس نس میں لہو بن کر دوڑ رہی تھی، اس وقت سے جب شاید اسے محبت کا مفہوم تک بھی ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ اسے پتہ نہیں چل سکا کہ پاپا اور حرم کی ملاقات ہوئی تھی تو ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ کب حرم واپس گیا، ایک خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ البتہ جب وہ ایئرپورٹ جانے کے لیے نکل رہی تھی، اس وقت مما کی افسردگی محسوس کر کے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایئرپورٹ پر المینا کو دیکھ کر اور یہ جان کر کہ وہ بھی ان کے ساتھ دبئی جا رہی ہے، دل کی بے قلی سوا ہو گئی۔ المینا ہی کیوں، مما بھی تو ہمارے ساتھ جا سکتی تھیں۔ انجانے میں ہی المینا کے ساتھ اس کا رویہ روکھا ہو گیا تھا۔ فلائٹ کے دوران بھی وہ زیادہ تر پاپا سے باتیں کرتی رہی۔ المینا کو نظر انداز کر کے شاید وہ دل کی بے قلی کو کم کرنا چاہتی تھی۔ اپنی ماں کا دکھ اس نے اپنے دل میں محسوس کیا تھا، مگر آج اس دکھ نے اس کی آنکھوں میں دھند بھر دی تھی۔ اعظم علی شاہ بھی اس کی کیفیت سمجھ گئے تھے، جب ہی ہلکی پھلکی باتیں کر کے اس کا ذہن بٹانے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ المینا ایک میگزین کی وقت کرنے لگی۔ دبئی میں پہلا پورا دن اعظم علی شاہ اسے اور المینا کو شاپنگ کرواتے رہے۔ المینا کی موجودگی اسے خوش نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ حرم کے حوالے سے اس کا وجود بھی المینا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ خیال ہی اس کے اندر آگ بھر دیتا تھا کہ حرم کی آئندہ زندگی کی ساتھی ہے یہ لڑکی جسے وہ ابیر علی شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ حرم علی شاہ کو ابیر سے الگ کرنے کے لیے ہی تو اس نے اعظم علی شاہ سے شادی کا جوا کھیلا تھا۔ دوسرے دن لنچ پر اعظم علی شاہ کہیں مدعو تھے، سو وہ دونوں اس وقت ڈائننگ ہال میں ایک ہی ٹیبل پر لنچ کر رہی تھیں۔ ابیر محسوس کر رہی تھی کہ المینا اسے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس وقت اس کا فون بجنے لگا۔ مخصوص بیل بتا رہی تھی کہ کال کرنے والا حرم علی شاہ ہے۔ ابیر نے ہاتھ بڑھا کر فون ٹیبل پر سے اٹھا لیا۔ المینا ہاتھ روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابیر کے چہرے کی مسکراہٹ نے اسے بتا دیا تھا کہ کال کرنے والا حرم کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یس آئی ایم ابیر، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے رسمی جملہ کہا۔ ہاں ٹھیک ہوں، واپسی کب آ رہی ہو؟ ابیر کو اس کا انداز خفا خفا سا لگا۔ حرم، میں کل شام کی فلائٹ سے واپس آ رہی ہوں۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے بہت کوشش کی آپ سے رابطہ کرنے کی، مگر آپ کا نمبر بزی تھا۔ اس نے حرم کی خفگی دور کرنا چاہی۔ تمہارے ساتھ کون ہے اس وقت؟ حرم نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ پاپا اپنے فرینڈ سے ملنے گئے ہیں، میں اور المینا جی لنچ کر رہے ہیں۔ اس نے ایک نظر المینا کو دیکھا جس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات درج تھے۔ ٹھیک ہے، کل رات کو ملتے ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا، جبکہ ابیر نے کچھ لمحوں تک فون کو دیکھنے کے بعد اسے میز پر رکھ دیا۔ حرم علی شاہ سے بات کر رہی تھیں؟ المینا نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے مختصراً جواب دیا اور اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کچھ روز پہلے میں نے بھی اسے کال کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کا نمبر مصروف تھا۔ دراصل ہماری ایک مشترکہ دوست کا نمبر مجھ سے مس ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ حرم سے اس کا نمبر لے لوں۔ تم نے نام تو سنا ہوگا، الویرا زیب کا، ٹاپ ماڈل ہے وہ۔ اس نے ہمارے ساتھ ہی IBA سے MBA کیا ہے۔ پچھلے دنوں جب وہ کراچی آئی تھی تو حرم کے گھر ٹھہری تھی۔ حرم نے اس کی آمد کی وجہ سے سب دوستوں کو کھانے پر بلایا تھا۔ میں چونکہ ان دنوں تمہارے پاپا کے ساتھ اسلام آباد میں تھی، اس لیے جا نہ سکی، جس کا مجھے اب بھی افسوس ہے، المینا مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ ابیر حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ حرم نے تو اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ الویرا زیب کو جانتا ہے۔ المینا اس کے چہرے پر محسوس کی جانے والی الجھن کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ یہی تو چاہتی تھی وہ کہ ابیر کو حرم سے بدگمان کر دے۔ اعظم علی شاہ پر تو وہ اپنا جادو چلا چکی تھی۔ الویرا زیب شاہ ولا میں ٹھہری تھی۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں المینا سے پوچھا۔ ہاں، اسی وجہ سے تمہارے پاپا بھی اس سے ناراض ہیں۔
अलविरा का इमेज कुछ अच्छा नहीं है। पिछले दिनों वो मंशियात की वजह से भी काफ़ी बदनाम हो चुकी है। ऐसे में हरम के घर उसका क़याम शाह फैमिली के लिए बदनामी का बायस हो सकता है। अलविरा के अलावा भी उसका राबेल नामी लड़की के साथ बहुत मिलना जुलना है। अलवीना आंखों में शातराना चमक लिए उस मासूम सी लड़की को अपनी साजिश के घेरे में ले रही थी, जिसने हरम को अपने दिल में बहुत ऊंचे मुकाम पर बिठा रखा था। उसे ये सब बहुत डरावना ख्वाब लग रहा था। मुझे यकीन है कि हरम ऐसा नहीं है, बिलाखिर उसने कहा। तुम बहुत मासूम हो अबीर। अब देखो ना, अगर हरम के दिल में कोई चोर नहीं था तो उसने तुम्हें अलवीरा के बारे में क्यों नहीं बताया? जहाँ उसने तमाम दोस्तों को मदऊ किया था, तुम्हें भी मदऊ कर लेता। तुम्हारा तो हक बनता है, तुम उसकी मनको हो। अलवीना को अपनी कामयाबी का यकीन हो चला था जब अबीर एकदम उठ खड़ी हुई। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे ये क्या, खाना तो ठीक से खा लो, सब यूं ही रखा है, उसने मकारी से कहा। अबीर कोई जवाब दिए बिना तेज तेज कदमों से चलती हुई वहाँ से निकलती चली गई, जबकि अलवीना पुरसकून अंदाज में खाने की जाने मुतवज्जो हो गई। अबीर को बदगुमानी का पहला सबक आज उसे पढ़ा दिया था। उसे यकीन था कि बहुत जल्द अबीर का दिल हरम अली शाह से नफ़रत पर आमादा हो जाएगा। अबीर बदगुमानी के अलाव में जलती रही। अलवीना की बातों पर यकीन करने को उसका दिल आमादा नहीं हो रहा था, मगर अलवीना को क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। उसके दिल में किसी एहसास ने सर उठाया। रात का खाना उसने कमरे में ही मंगवा लिया था। शायद वो अलवीना का सामना करने से गुरेज़ां थी। वो खाने से फारिग हुई ही थी कि आज़म अली शाह उसके कमरे में आ गए। क्या बात है हनी, तबीयत तो ठीक है, तुम डिनर करने के लिए कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? उन्होंने उसके करीब बैठते हुए पूछा। बस यूं ही दिल नहीं जा रहा था, उसका अंदाज उलझा हुआ था। चलो उठो, वॉक करते हैं। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो चारों नाचार उसे उनकी पैरवी करना पड़ी। कुछ देर मौसम पर बात करने के बाद आज़म अली शाह मौजू पर आ गए। मैंने वकील से खुला के कागजात बनाने को कहा है। मुझे हरम पर अब भरोसा नहीं है, वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता। वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है हनी। पापा प्लीज़ कुछ वक्त दें मुझे यकीन आ जाए कि वो मेरे साथ बेवफाई कर रहा है। उसका अंदाज मिलजियाना था। आज़म अली शाह ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों होटल की लॉन में चहलकदमी कर रहे थे। अचानक ही अबीर का सांस फूलने लगा। वो नज़दीकी बेंच पर बैठ गई। अबीर तुम ठीक हो? उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। वो एकदम परेशान नज़र आने लगे थे। तुम चाहो तो हरम से बात करके देख लो, उन्होंने नरमी से कहा। नहीं पापा, मैं उसे खुद चेक करूंगी। उसकी आवाज़ भीगने लगी। आज़म अली शाह ने उसके बराबर में बैठते हुए उसका सर अपने सीने से लगा लिया। 3 शादियां की थी उन्होंने, नसीब में औलाद एक ही लिखी थी। अबीर जिसे वो पलकों पर बिठाते थे, जब से अलवीना की ज़बानी इन्हें हरम की तफरीहात का इल्म हुआ था, वो उससे बदगुमान हो गए थे। 2 मरतबा वह खुद इसे दूसरी लड़कियों के साथ देख चुके थे। एक मरतबा गर्ल्स हॉस्टल से एक लड़की के साथ निकलते देखा था और दूसरी मरतबा टॉप मॉडल अलविरा ज़ेब के साथ। अलविरा उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर विराजमान थी, अंदाज में बेतकल्लुफ़ी नुमायाँ थी। उसी वक्त उन्होंने सोच लिया था कि वो हरम को अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करने देंगे, जबकि ख़ुद उन्होंने राबिया शाह की ज़िंदगी दुखों के हवाले की थी। शौहर के होते हुए वो बेवगी की सी ज़िंदगी गुजार रही थीं। रंगों से खाली ज़िंदगी। राबिया शाह उनकी खालाजाद थीं, उनसे उम्र में 7 साल बड़ी। चूँकि ख़ानदान में उनके जोड़ का रिश्ता नहीं था, इसलिए आज़म अली शाह के साथ उनका रिश्ता जोड़ा गया था। इन दिनों आज़म अली शाह में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो सैयद साहब के फ़ैसले से इख्तलाफ करते। नया बिज़नेस भी शुरू किया था। सैयद साहब की नाराज़गी खसारे का बाइस ही बनती। फिर राबिया शाह भी करोड़ों की मालिक थीं, सो चुपचाप रजामंदी दे दी। शादी के बाद वो राबिया को लेकर अलजन्नत आ गए। अलजन्नत राबिया को जहेज़ में मिला था। शादी के बाद फ़कत चंद साल ही राबिया को इज़्दिवाजी खुशियाँ नसीब हो सकें। अबीर 3 साल की थी जब एक तकरीब में आज़म अली शाह की मुलाकात आलिया महरूज से हुई। आलिया एक समाजी तंजीम की सरकर्दा रुकन थी। पहली मुलाकात में ही आज़म अली शाह आलिया के गर्विदा हो गए थे। फिर तो वो अक्सर ही बहाने बहाने से आलिया से मिलने लगे। ऐसे में आलिया को खुद पर रश्क आता था। एक जागीरदार घराने का नौजवान जो अपनी सलाहियतों के बल पर ज़िंदगी में कामयाबी के ज़ीने तेज़ी से तय कर रहा था। अगर वो उनकी जानिब मुल्तफ़ित था तो वो क्यों पीछे रहते। इनकी मुलाकातें बहुत जल्द रंग ले आईं। आज़म अली शाह ने आलिया से शादी रचा ली और दोनों इसी शहर के दूसरे सिरे पर वाक़े आज़म लॉज में ज़िंदगी के रंगों से तस्वीर बनाने लगे।
عالیہ کو رابعہ شاہ سے کچھ خاص پرخاش بھی نہ تھی۔ وہ اس حقیقت سے واقف تھی کہ رابعہ شاہ نے اعظم علی شاہ کو عبیر سے نوازا ہے۔ جب کبھی اعظم علی شاہ کا دل چاہتا تھا وہ عالیہ کو الجنت لے جاتے تھے عبیر سے ملوانے کے لیے۔ ایسے میں عالیہ کو اوپری دل سے عبیر سے پیار بھی جتانا پڑتا تھا۔ رہی رابعہ شاہ تو وہ ویسے بھی اس سماجی کارکن کو مظلوم لگتی تھی جس پر اس کا شوہر التفات کی نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا، مگر خود وہ بھی زیادہ عرصہ اعظم علی شاہ کے ساتھ نباہ نہ کر سکیں اور 5 سال بعد اعظم علی شاہ سے طلاق لے کر اپنے کزن سے شادی کر کے آسٹریلیا چلی گئیں۔ اس واقعے کے بعد سید صاحب نے اعظم علی شاہ کو شاہ پور بلا کر خوب لعنت ملامت کی اور کہا کہ انہوں نے رابعہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہیں اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ اعظم علی شاہ نے اپنے دفاع میں کچھ بھی نہ کہا اور خاموشی سے شہر لوٹ گئے، مگر ان کی شب و روز اب بھی اعظم لاج میں بسر ہوتے تھے۔ الجنت وہ صرف عبیر سے ملنے جاتے تھے، البتہ حرم کا زیادہ وقت الجنت میں رابعہ شاہ کے سائے میں بسر ہوتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی رہائش شاہ ہاؤس میں تھی۔ معظم علی شاہ فطرتاً اعظم علی شاہ سے مختلف تھے۔ حرم کی والدہ نفیسہ شاہ کی رحلت کے بعد انہوں نے دوسری شادی کرنے کے بجائے حرم کی بہترین تربیت کو ترجیح دی تھی۔ رابعہ شاہ ان کی معاون تھیں۔ ان دنوں جب حرم بھی قوم کر رہا تھا، سیدانی جی کی شدید علالت کے باعث تمام اہل خاندان نے سید پور میں ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ سیدانی جی کو جگر کا عارضہ لاحق تھا، وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھیں۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ اپنی زندگی میں وہ حرم کی خوشی دیکھ لیں۔ حرم ان کا بڑا پوتا تھا۔ منظم علی شاہ کے دونوں بیٹے اس وقت مری کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ان دنوں چھٹیوں میں شاہپور آئے ہوئے تھے۔ سیدانی جی کی خوشی کی خاطر سید صاحب نے سب بڑوں کو ہال کمرے میں بلایا اور پھر انہیں اپنا فیصلہ سنا کر تیاریاں شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ سید صاحب نے 2 دن بعد حرم اور عبیر کا نکاح طے کیا تھا۔ ان کے اس فیصلے سے سبھی خوش تھے۔ رابعہ شاہ کی تو دلی مراد بھر آئی تھی۔ عبیر اور حرم میں دوستی تو پہلے ہی تھی، یہ نیا بندھن ان کے تعلق کو مضبوط کرنے والا تھا۔ 2 دن بعد خوب دھوم دھام سے عبیر اور حرم کو نکاح کے بندھن میں باندھا گیا۔ اس تقریب میں شہر کے روسا کو مدعو کیا گیا تھا۔ عبیر اس وقت FSC کے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ رخصتی دونوں کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد طے پائی تھی۔ حرم کے نکاح کے بعد سیدانی 1 ہفتہ جی پائی تھیں۔ وقت اپنے ڈھنگ سے گزرنے لگا۔ حرم علی شاہ نے IBA سے MBA کر لیا تھا اور اب معظم علی شاہ کے ساتھ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ IBA میں اس کے ساتھ کرنل خلیل کی بگڑی ہوئی بیٹی الوینا بھی پڑھتی تھی۔ وہ حرم سے محبت کرتی تھی اور بمانگ دہل اپنی محبت کا اقرار بھی کرتی تھی۔ حرم بارہا اسے باز رہنے کی تلقین کر چکا تھا، اس یاد دہانی کے ساتھ کہ عبیر علی شاہ نامی معصوم سی لڑکی اس کے نکاح میں ہے، الوینا خوامخواہ اپنے جذبوں کا ضیاع نہ کرے۔ مگر الوینا پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کیمپس میں ان کا آخری دن تھا۔ الوینا کی بے باکی پر اس نے سخت الفاظ میں اسے پوری کلاس کے سامنے برا بھلا کہا تھا۔ الوینا بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ بنا دیکھی اس نے عبیر سے ویر پال لیا تھا۔ ایک تقریب میں اتفاق اس کی ملاقات اعظم علی شاہ سے ہوئی۔ اعظم علی شاہ اپنی عمر سے 10 سال کم دکھائی دیتے تھے اور پھر الوینا کے دماغ نے ایک سازش بنی تھی، عبیر کو حرم علی شاہ سے الگ کرنے کی سازش۔ اس نے اعظم علی شاہ کے دفتر میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا، پھر اسے بہت آسانی سے وہاں جاب مل گئی۔ پھر تو تقریباً روزانہ ہی اس کی ملاقات اعظم علی شاہ سے ہونے لگی۔ بہت جلد اعظم علی شاہ اس کی دل لبھانے والی اداؤں سے گھائل ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے الوینا کو پرپوز کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ الوینا کا مقصد یہی تھا۔ 3 ماہ کی قلیل مدت میں وہ الوینا خلیل سے الوینا اعظم علی شاہ بن گئی۔ اعظم علی شاہ کے اس اقدام سے رابعہ شاہ بجھ کر رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اعظم علی شاہ اپنی بیٹی سے چند سال عمر میں بڑی نوجوان لڑکی سے شادی کر لیں گے۔ اعظم علی شاہ کی الوینا سے شادی کے کچھ عرصے بعد ہی انہیں مائنر اٹیک ہوا تھا۔ اعظم علی شاہ نے الوینا کے ساتھ اسلام آباد میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ کچھ ہی عرصہ میں ان کی زندگی میں الوینا کا عمل دخل اس حد تک ہو گیا کہ وہ الوینا کی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور الوینا کے ہی کانوں سے سنتے تھے۔ الوینا نے اعظم علی شاہ کو حرم سے اس حد تک بدگمان کر دیا کہ وہ سب کچھ بھول گئے، یہ بھی کہ حرم ان کا چہیتا بھتیجا ہے۔ وہ خلا کے کاغذات بنوانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن اب عبیر کی دل آزاری کے خیال سے وہ کچھ عرصہ کے لیے رک گئے تھے تاکہ عبیر اپنی تسلی کر لے۔ انہیں یقین واثق تھا کہ جلد ہی عبیر خود ان کے پاس آئے گی خلا کی درخواست لے کر، اور وہ اس وقت کا انتظار کرنے لگے۔ ایئرپورٹ پر اسے لینے الجنت کا ڈرائیور موجود تھا۔
आसम अली शाह और अलवीना दूसरी फ़्लाइट से इस्लामाबाद जा रहे थे। अलजन्नत में राबिया शाह बेकरारी से उसकी मुंतज़िर थीं। वो दौड़कर उनसे लिपट गई। आपकी तबीयत तो ठीक रही ना? उसने पूछा। ज़ीनत भी माँ बेटी का लाड प्यार देखकर मुस्कुरा रही थीं। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बेटा आता रहा है मेरी खबरगिरी को। आज भी डिनर हमारे साथ करेगा। मैं बस तुम्हारे बगैर उदास हो गई थी। राबिया शाह ने हरम का जिक्र करने के बाद बताया तो उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। ज़ीनत भी जाइए, अबीर के लिए जूस ले आइए और किचन में देख लें बिरयानी का मिसाला लग तो नहीं गया। राबिया शाह ने ज़ीनत बी से कहा और फिर अबीर से मुखातिब हुई। आज खाना मैं खुद बना रही हूँ, बिरयानी तुम्हें बहुत पसंद है ना? उन्होंने बेअख्तियार उसकी पेशानी चूम ली, जबकि उसने अस्बात में सर हिला दिया। कुछ देर बाद हरम भी आ गया। अबीर को देखकर उसकी सुनहरी आंखें लो देने लगीं। हो गई शॉपिंग? वो राबिया शाह के बराबर में बैठते हुए पूछने लगा। जी, पापा ने बहुत कुछ दिला दिया। इन्हें जापान जाना है चंद रोज़ में, सो वो यहाँ आने के बजाय इस्लामाबाद चले गए। उसने खुद बताया। शाह चाची खाने में क्या है? हरम अली शाह ने अबीर की बात को नज़रअंदाज करके राबिया शाह से पूछा। उसके अंदाज को अबीर ने महसूस किया। राबिया शाह उसे डिनर का मेन्यू बताने लगी। इतने में ज़ीनत भी फ्रेश जूस का जग और ग्लास लिए चली आई। अबीर जूस पीने के बाद अपने कमरे में आ गई। वसाई पहले ही उसका सामान ले जा चुकी थी। उसका इरादा डिनर के बाद ममा को अपनी शॉपिंग दिखाने का था। अबीर के जाने के बाद हरम अली शाह ने अपना कोट उतारकर सोफे पर डाल दिया, टाई की नाट ढीली की और सोफे पर नीम दराज होकर राबिया शाह से बातें करने लगा। इसी दौरान उसका सेलफोन बज उठा। यस हरम भाई, एक प्रॉब्लम है। दूसरी जानिब से राबेल की मुतफिकर आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? वो चौंक कर उठ बैठा। मैं अपनी दोस्त के घर पर नोट्स लेने आई थी। अब वापस हॉस्टल जाना है, मगर यहाँ सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नामो निशान भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? वो रो देने को थी। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। मुझे एड्रेस बताओ, लेकिन चंद सेकंड होल्ड करो, उसने सेल फोन में कहा। फिर शाह चाची से मुखातिब हुआ, जो ज़ीनत बी की जानी मुतवज्जो थी। शाह चाची, मैं एक काम से जा रहा हूँ, डिनर के वक्त तक लौट आऊँगा। उसने टेबल से कीचेन उठाया और सेल फोन कान से लगाए बाहर निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद अबीर लाउंज में दाखिल हुई। नहाने के बाद उसने ब्लैक सूट पहना था, जिस पर सुर्ख धागे से काम बना हुआ था। लाउंज में हरम का बैग और कोट रखा था, जबकि वो खुद निदारद था। ममा, हरम कहाँ गए? उसका कोई फ़ोन आया था, कुछ ज़रूरी काम है, डिनर तक आ जाएगा, राबिया शाह ने बताया तो बिला इरादा उसने मेज़ पर से अपना फ़ोन उठाया और हरम का नंबर मिलाया। हरम का नंबर बिजी था। उसके लबों को तल्ख सी मुस्कुराहट छू गई और अंदरून दिल सन्नाटा छाने लगा। हरम अली शाह जब राबेल के बताए हुए पते पर पहुंचा तो वो सड़क किनारे तन्हा और परेशान खड़ी थी। सड़क भी सुनसान थी। उसका खून खौल उठा। बहरहाल राबेल उसकी जिम्मेदारी थी। तुम्हें इस वक्त तन्हा निकलने की क्या सूझी थी? वो राबेल की गाड़ी में बैठते ही चीख उठा। मैं आपकी परेशानी के ख्याल से आ गई थी। आप इतने बिजी रहते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर आपको परेशान क्या करूं? राबेल दबी दबी आवाज़ में बोली। ये मेरा मसला है राबेल बीबी, मैं हरगिज़ भी नहीं चाहूँगा कि सरमद के आगे मुझे शर्मिंदा होना पड़े, वो तेज़ लहजे में बोला था। फिर राबेल की सहमी हुई सूरत देखकर नरम पड़ा। आई किसके साथ थी? दूसरी दोस्त का घर नज़दीक है, उसने मुझे कॉलेज से आते हुए हिना के घर ड्रॉप कर दिया था। आइंदा मुझे शिकायत का मौका मत देना। गाड़ी गर्ल्स हॉस्टल की जानिब रवां दवां थी। आई एम सॉरी। उसने झट माफ़ी मांगी तो हरम मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट से राबेल को हौसला मिला। हरम भाई, मुझे कल शॉपिंग पर जाना है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी दोस्त के साथ चली जाऊँ, उसने सहूलत से पूछा, जबकि हरम सोच में पड़ गया। नहीं, मुझे टाइम बता दो, मैं आ जाऊँगा। गाड़ी हॉस्टल के गेट पर रुक चुकी थी। जब आप फ्री हो मुझे बता दीजिएगा, मैं तैयार रहूँगी, राबेल गाड़ी से उतरकर बोली। मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगा, ओके बाय, संजीदगी से कहते हुए उसने गाड़ी वापस मोड़ ली, जबकि राबेल हॉस्टल के गेट से अंदर दाखिल हो चुकी थी। हरम अली शाह जब अलजन्नत पहुँचा तो राबिया शाह और अबीर शाह डाइनिंग टेबल पर उसकी मुंतज़िर थीं। उसने माजरत करते हुए कुर्सी संभाल ली। खाने के दौरान ज़्यादातर वही बोलता रहा, जबकि अबीर खामोशी से खाना खाती रही। राबिया शाह इन दोनों को इसरार के साथ एक एक चीज़ पेश कर रही थीं। खाने के बाद राबिया शाह इशा की नमाज के लिए अपने कमरे में चली गईं, जबकि वो अबीर का हाथ थामकर लॉन में ले आया। अबीर, कोई मसला है क्या? वो उसके सामने खड़ा उसकी ब्राउन आंखों में झांक रहा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अबीर के लबों ने जुम्बिश की, मगर आंखें उसके अल्फाज की नफ़ी कर रही थीं। फिर इतनी चुप क्यों हो? चाचू ने कुछ कहा है तुमसे खुला के हवाले से? हरम की कुशादा पेशानी की सलवट इस बात की गुमास थी कि वो अबीर के रवैये से परेशान हो गया है। मैंने पापा को रोक दिया है। उसकी निगाहें हरम की शर्ट के बटन से उलझ रही थीं। फिर तुम्हारे रवैये को क्या समझूं? तुम आज इतनी दूर क्यों लग रही हो? वो उलझने लगा। आपका वहम है, मैं शायद थकन महसूस कर रही हूँ। जब से आई हूँ बिल्कुल भी आराम नहीं किया। उसने सफाई पेश की। हरम को यकीन तो नहीं आया, लेकिन उसने मज़ीद कुछ कहने से गुरेज किया।
کچھ دیر بعد وہ چلا گیا۔ حرم کے جانے کے بعد وہ رابعہ شاہ کے پاس آ گئی۔ ان کے استفسار پر اس نے یہی بتایا کہ اس نے اعظم علی شاہ کو فی الحال خلا کے کاغذات بنوانے سے روک دیا۔ فائنل ایگزامز کی تیاری زوروں پر تھی۔ کلاسز آف ہو چکی تھیں۔ عبیر انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ اس ایک کتاب کی ضرورت تھی جسے لینے وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ ثانیہ نے بھی آنے کا کہا تھا، مگر تمام ممکنہ جگہوں پر اسے نہ پا کر اسے حیرت کے ساتھ پریشانی بھی ہوئی۔ کتاب لائبریری سے ایشو کروا کے اس نے اپنی گاڑی کا رخ ثانیہ کے گھر کی جانب موڑ لیا۔ ثانیہ کے ملازم نے بتایا کہ ثانیہ اپنے کمرے میں ہے، جبکہ اس کی مما شاپنگ کے لیے گئی ہیں۔ عبیر چونکہ اکثر یہاں آتی رہتی تھی، اس لیے بنا کسی جھجک کے وہ ثانیہ کے کمرے تک آ گئی۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ثانیہ نے دن نکلنے کے باوجود پردے سمیٹے نہیں تھے۔ میوزک سسٹم پر آئی فیل یو اپنا جادو جگا رہا تھا، جبکہ ثانیہ بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی صبح شاید نہیں ہوئی تھی۔ اے ثانی، یہ کیا نحوست پھیلا رکھی ہے تم نے؟ عبیر نے میوزک بند کرتے ہوئے اسے لتاڑا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ عبیر نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ تم کیمپس کیوں نہیں آئیں؟ عبیر نے پوچھا۔ مما نے منع کیا تھا۔ کیوں؟ کیا تم کہیں کھو جاتی؟ عبیر نے سجاب سے پوچھا۔ 2 دن بعد میرا نکاح ہے رافی کے ساتھ، ثانیہ نے جیسے کسی سانحے کی خبر دیتے ہوئے کہا۔ رافی تمہارا وہی کزن نا جو 3 سال سے آسٹریلیا میں ہے اور کچھ دن پہلے لوٹا ہے، وہ بھی 15 دنوں کے لیے؟ عبیر نے تصدیق چاہی۔ جواباً ثانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ عبیر وہ آسٹریلیا جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے جائے گا۔ ہاں تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ دیکھا ہے میں نے اسے، اچھا خاصا گڈ لکنگ ہے۔ ماسٹرز تو یوں بھی تم اپنی مما کے ڈر کی وجہ سے کر رہی تھیں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ایگزامز کے جھنجھٹ سے جان چھوٹ رہی ہے۔ عبیر سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے اعتراض کس بات پر ہے، آسٹریلیا جانے پر یا رافی کے ساتھ جانے پر۔ مجھے پاکستان میں رہنا ہے، میں اپنے وطن سے دور نہیں جانا چاہتی۔ ثانیہ کی آنکھیں پھر سے بہنے لگیں۔ ہائے، مجھے تو اب تک پتہ نہیں لگا کہ تم اتنی محب وطن ہو۔ عبیر نے آنکھیں پھاڑیں۔ مجھے سب بہت یاد آئے گا، پاکستان کی عید الفطر، عید الاضحیٰ، جشن آزادی۔ وہاں آسٹریلیا میں یہ سب کہاں ہوگا؟ یار یہ سب تو پارٹ آف لائف ہے۔ پھر چند سال بعد رافع لوٹ ہی آئے گا۔ تم نے خواہ مخواہ مجھے ڈرا دیا۔ چلو اٹھو، اپنا ہڈیا ٹھیک کرو، ہم کہیں چلتے ہیں۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں، تمہیں پارلر لے چلتی ہوں، اس میں تو آنٹی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے منٹوں میں پروگرام بنا ڈالا۔ پارلر جانے کا تو مما کہہ کر گئی ہیں، بلکہ مجھے ساتھ لے جانا چاہ رہی تھیں، میں نے منع کر دیا، ثانیہ نے بتایا۔ تو پھر اٹھو نا اب۔ عبیر نے اسے بازو سے پکڑ کر باتھ روم کی جانب دھکیلا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں عبیر کی گاڑی میں بہادر آباد کی جانب گامزن تھیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے ثانیہ نے مما کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ عبیر کے ساتھ پارلر جا رہی ہے۔ ویسے ہی اتنا اچانک نکاح کا فیصلے کیسے ہو گیا؟ 2 دن پہلے تک تو خبر بھی نہیں تھی۔ عبیر نے سگنل پر کار روکتے ہوئے پوچھا اور گاڑی سے باہر نظر دوڑائی تو اسے اپنا آپ گہری کھائی میں گرتا محسوس ہوا۔ دائیں جانب دوسری رو میں بلیک ہونڈا کارڈ کی ڈرائیونگ سیٹ پر حرم علی شاہ موجود تھا اور اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے لیئرز کٹ بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ وہ الویرا زیب نہیں تھی، پر جو بھی تھی مسلسل بول رہی تھی، اور بول تو ثانیہ بھی رہی تھی، مگر عبیر کو سنائی کب دے رہا تھا؟ سگنل گرین ہو چکا تھا، ٹریفک حرکت میں آ چکا تھا۔ ثانیہ نے اسے ٹھونکا مارا تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ حرم کی گاڑی بھی ازدحام میں گم ہو چکی تھی۔ کن سوچوں میں گم ہو، ثانیہ کو محسوس ہوا کہ وہ گاڑی میں موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تم دلہن بن کر کیسی لگو گی۔ عبیر نے مسکرا کر بات سنبھالی۔ ثانیہ یا کوئی بھی اس کا تماشا دیکھے، یہ اسے پسند نہیں تھا۔ ہاں یہ ٹینشن تو مجھے بھی ہے۔ مما بتا رہی تھی کہ رافع نے بلڈ ریڈ کلر کا برائڈل ڈریس پسند کیا ہے، ثانیہ نے جھجک کر بتایا۔ پارلر پہنچ کر عبیر نے ثانیہ کو بیوٹیشین نائلہ کے حوالے کیا اور خود سائڈ پر رکھے صوفوں پر بیٹھ گئی اور حرم کی بے وفائی پر کڑھنے لگی۔ کتنا خوبصورت چہرہ ہے تمہارا حرم علی شاہ، اور تمہارا لہجہ تو ایسا دل میں اترتا ہے کہ تم جھوٹ بھی بولو تو سچ کا گمان ہونے لگتا ہے، مگر آنکھوں دیکھی سچائی کو تم نہیں جھٹلا سکتے، نہ میں جھٹلا سکتی ہوں۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں مما کی طرح بے بسی کی تصویر نہیں بن سکتی۔ پتہ نہیں کیوں ابھی یہ دل آمادہ نہیں ہو پا رہا تم سے راستہ الگ کرنے کی بات پر۔ دھڑکنیں ڈوبنے کیوں لگتی ہیں، جیسے آنکھوں کی بینائی سلب ہونے لگتی ہے، آگے راستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی سوچوں کی طغیانی میں ڈوبتی ابھرتی رہی۔
खला में घूरते रहे हुए कितना ही वक्त बीत गया। चूंकि इस वक्त जब निखरी निखरी सी सानिया उसे घर चलने को कह रही थी, सानिया को उसके गेट पर उतार कर वो अलजन्नत के रास्ते पर हो ली। सानिया ने अंदर चलने पर इसरार किया, लेकिन उसने ममा का बहाना कर लिया। राबिया शाह टेरेस पर धूप ताप रही थी, जबकि जीनत भी उनके लंबे घने बालों में तेल डालकर मसाज कर रही थी। आ गई तुम? राबिया शाह ने मुस्कुराकर पूछा। आपकी तबीयत ठीक है ना ममा? उसने आदतन पूछा। हाँ, मेरे मौला साईं का करम है। तुम्हें कुछ खाना हो तो मंगवाऊँ? सुबह तुमने नाश्ता भी ढंग से नहीं किया। उनके लहजे में तफक्कुर झलक रहा था। आप रहने दें, मैं खुद ही किचन से कुछ ले लूँगी। वो पलटने लगी थी कि राबिया शाह की पुकार पर रुक गई। तुम्हारे ताया जी रात का खाना हमारे साथ खाएंगे, उनका फ़ोन आया था। तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है? नहीं मम्मा, घर पर ही हूँ, आप बेफिक्र रहें। ताया जी अकेले आएंगे या? उसने कज़न बात अधूरी छोड़ी। हरम के बारे में उन्होंने बताया तो नहीं है। बहरहाल तुम हरम को फ़ोन करके कह दो कि वो भी रात का खाना इधर खाए। कुछ दिन से वो आया भी नहीं है। राबिया शाह के लहजे में हरम शाह के लिए ममता की मिठास महसूस हो रही थी। अबीर का दिल चाहा कि इन्हें हरम अली शाह की मौजूदा मसरूफियात से आगाह करे, मगर उनकी तबीयत की खराबी का सोच के चुप रही। उनकी दिल आज़ारी करने का दिल नहीं चाह रहा। मम्मा, इनका नंबर आजकल बहुत मसरूफ़ रहने लगा है। ना चाहते हुए भी उसके लहजे में तलखी दर आई, जिसे राबिया शाह ने बखूबी महसूस किया। कोशिश करके देखो बेटा, उन्होंने अबीर को बगौर देखते हुए कहा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। वो सीढ़ियों की जानी बढ़ गई, जबकि राबिया शाह आज़र्दगी से कुछ सोचने लगी। शाम के वक्त अबीर ने हरम अली शाह का नंबर मिलाया, जो कि मसरूफ़ था। फिर जाने क्या सोच दिल में समाई कि उसने हरम के ऑफिस का नंबर मिलाया। वहाँ से पता चला कि वो अपनी सीट से उठ चुका है। ईशा से कुछ पहले मौज़म अली शाह आ गए। अबीर को वो कुछ मुसहमल से लगे। अबीर के सर पर हाथ फेर कर उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया। अता शाह, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? राबिया शाह ने भी उनके मिजाज की तब्दीली को महसूस किया। बस राबिया, अब थकन महसूस होने लगी है। दिल चाहता है घर में रौनक हो, अबीर के दम से चहल पहल हो, हरम के बच्चे हों। अबीर इम्तिहान से फारिग हो तो इसे अपने घर ले जाऊं। शाह हाउस उसके बगैर बहुत सूना लगता है। उन्होंने अबीर को अपने साथ लगा लिया। आप इस दफ़ा बहुत दिनों बाद आए हैं। राबिया शाह ने दानस्ता इस मौजू से रोगर्दानी की। हाँ, मैं मुल्क से बाहर था, कल ही आया हूँ। एक हफ्ते बाद फिर बैंकॉक जा रहा हूँ। सोचा जाने से पहले तुम दोनों से मिल लूँ। कल शाहपुर जाने का इरादा है। सैयद साहब से बहुत दिन हुए मुलाकात नहीं हुई। मौज़म अली शाह ने तफसील से बताया तो राबिया शाह चौंक पड़ी। अदा शाह, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मुझे भी सैयद साहब से मिलने को दिल चाह रहा है। इनकी दुआ लिए अरसा हो गया है। राबिया शाह ने फ़ौरन प्रोग्राम तरतीब दिया। मौज़म अली शाह मुस्कुरा दिए। सैयद साहब से राबिया शाह का लगाव किसी से ढका छुपा नहीं था। अबीर, तुम भी चलो चलो। राबिया शाह अबीर की जानिब मुड़ी। नहीं ममा, मेरी पढ़ाई का हर्ज होगा। आप सैयद साहब को मेरी जानिब से सलाम कहिएगा और मेरी बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा। अबीर उठकर उनके पास आ गई और इन्हें लिपटा लिया। जानती थी कि राबिया शाह को शाहपुर में भी इसी की फ़िक्र लगी रहेगी। जवाबन राबिया शाह ने उसकी पेशानी चूम ली। मौज़म अली शाह रात का खाना खाकर रुखसत हो गए। दूसरे दिन मौज़म अली शाह और राबिया शाह अली अल सभा शाहपुर के लिए रवाना हो गए थे। सानिया के निकाह की तकरीब में उसने बहुत एंजॉय किया था। सानिया ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारियां करने लगी, जबकि अबीर पढ़ाई में मगन हो गई। हरम ने किसी किस्म का राब्ता नहीं किया था। वो अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी। वो जानता था कि राबिया शाह शाहपुर गई हैं, अलजन्नत में अबीर और मुलाजमीन हैं। फिर भी उसने अबीर की खैरियत मालूम करने के लिए राब्ता नहीं किया। आंसू कतरा कतरा अबीर के अंदर गिरते रहते थे। दिल चाहता था कि वो हरम अली शाह का गिरेबान थाम कर अपना कसूर पूछे। क्या कमी थी उसमें जो वो उसके होते हुए दूसरी लड़कियों से रवाबित बढ़ा रहा था? मगर उसे अपनी अना बहुत अजीज़ थी। वो ना तो हरम से अपना कसूर पूछेगी, ना ही उसे उसकी संगीन गलती का एहसास दिलाएगी। बस खामोशी से अपना रास्ता अलग कर लेगी। उसने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया। अब उसे आज़म अली शाह का इंतज़ार था, जो अलमीना की संगत में जापान गए हुए थे। मम्मा, आप तो शाहपुर को ही प्यारी हो गई हैं। राबिया शाह का फ़ोन आया तो वो शिकवा कर बैठी। जानू, क्या करूं? दाइम और साइम आए हुए हैं। वो मुझे आने ही नहीं दे रहे कि शाह ताई इतने अरसे बाद आई हैं। जब तक हम यहाँ हैं आप भी रुकिए। राबिया शाह ने दाइम अली शाह के अल्फाज दोहराए। सैयद साहब कैसे हैं? अबीर ने पूछा। रब साईं का शुक्र है, तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैंने कहा कि इम्तिहान ख़त्म हो जाएंगे तो अबीर आपसे मिलने आएगी। जी ज़रूर, मुझे भी सैयद साहब से मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। सैयद साहब इस वक्त कहाँ हैं? उसके लहजे में इश्तियाक था।
सैयद साहब तो इस वक्त हुजरे में हैं, तुम्हारी बात नहीं हो सकती। जो बात कहने के लिए मैंने फ़ोन किया है वो तो सुन लो। मेरी सहेली सलीमा याद है तुम्हें, वो जो नाज़माबाद में रहती हैं? अबीर हैरान हुई सलीमा आंटी के जिक्र पर। उसकी बेटी का फ़ोन आया था, सलीमा के गुर्दे का ऑपरेशन हुआ है, हमारे घर के नज़दीक जो अस्पताल है वो वहाँ एडमिट है, तुम उसकी अयादत के लिए चली जाना। और हाँ, खाली हाथ मत जाना, कुछ फल वगैरह ले जाना। राबिया शाह ने ताकीद की। अबीर उनके अंदाज पर मुस्कुरा दी। फिर कुछ मज़ीद बातों के बाद राबिया शाह ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। शाम के वक्त बोरियत से घबराकर उसने सलीमा आंटी की अयादत का कस्द किया। मार्केट से खूबसूरत बुके और फल लेकर वो अस्पताल जा पहुंची। सलीमा आंटी के पास उनकी बहू और बेटी तीमारदारी के लिए मौजूद थीं। आधा घंटा उनके पास बैठकर वो उनके कमरे से निकल आई। कॉरिडोर में चलते हुए बिला इरादा उसकी नज़र दाएं जानिब गई, जहां खुले दरवाजे से अंदर का मंजर वाज़े नज़र आ रहा था। बिलाशुबा वो हरम अली था। स्याह शलवार सूट में मलबूस वो बेड के पास खड़ा था। बेड पर नीम दराज लड़की वही थी जिसे अबीर ने कुछ दिन पहले हरम के साथ देखा था। लड़की का वजूद साफ कहानी सुना रहा था कि वो तख्लीक के मराहल से गुजर रही है। ये मंजर देखकर अबीर का दम घुटने लगा। उसने गहरे गहरे सांस लेकर खुद को संभाला और अपने वजूद को घसीटते हुए अस्पताल से बाहर आ गई। पता नहीं किस तरह वो घर पहुंची। लाउंज तक आकर वो सोफे पर ढेर हो गई। बिना इजाज़त के आंसू पलकों के बंद तोड़ते हुए रुखसारों पर ढलक आए। पूरा वजूद पसीने में तरबतर था। जीनत भी उसकी हालत देखकर घबरा गई। जल्दी से उसके लिए स्क्वाइश बना लाई। लो बेटा, ये पी लो, बाहर गर्मी भी तो बहुत है। वो शायद खुद को तसल्ली दे रही थी। उसने बमुश्किल गिलास थामा। बिला इरादा ही वो तमाशा बनने लगी थी। जीनत भी, मैं अब ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। वो खाली गिलास जीनत भी को थमाते हुए बोली और निढाल कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। रात को उसने आज़म अली शाह का नंबर मिलाया, मगर दूसरी जानिब बेल जाती रही। शायद वो मसरूफ़ थे। बाद अज़ां अबीर का नाम देखकर उन्होंने उसे फ़ोन किया था। हेलो हनी, ठीक तो हो ना? जापान से कुछ मंगवाना है तो बता दो। आज़म अली शाह ने एक साथ दो बातें की। पापा, मैं ठीक हूँ, बस आपकी याद आ रही थी, आपसे बातें करने को दिल चाह रहा था। उसकी आंखें भर आई थीं। पापा, आप कब तक वापस आ रहे हैं? उसने पूछा। 15 दिन मजीद रहने का प्रोग्राम है। तुम्हारी माँ ठीक है? बड़े अरसे बाद इन्हें राबिया शाह का ख्याल आया। मम्मा तो शाहपुर गई हैं, उसने बताया। फिर काफ़ी देर तक आज़म अली शाह से बातें करती रही, मगर चाहने के बावजूद हरम अली शाह के बारे में कुछ न कह सकी। पेपर्स शुरू हो चुके थे। मम्मा भी शाहपुर से वापस आ चुकी थीं। शाहपुर की आबो हवा ने इनकी सेहत पर बहुत अच्छा असर डाला था। राबिया शाह के आने के दूसरे दिन हरम उनसे मिलने आया था। अबीर इस वक्त सो रही थी, उसकी हरम से मुलाकात ना हो सकी। राबिया शाह ने हरम को खाने पर रोकना चाहा था, मगर उसने मसरूफियत का उज़र तराशा था। अबीर को जब राबिया शाह ने उसकी आमद का बताया तो वो बहुत देर तक उड़ती रही, जबकि राबिया शाह हमेशा की तरह पुरसकून थी। इन्हें देखकर अबीर ने सोचा कि जितना सुकून मम्मा के चेहरे पर है, इतना मेरे दिल में क्यों नहीं है। जिस दिन उसका आखिरी पेपर था, उसी दिन आज़म अली शाह अल जन्नत आ गए। पता चला कि वो जापान से एक हफ़्ता कबल आ चुके थे और पिछला हफ़्ता उन्होंने इस्लामाबाद में गुजारा था। कुछ ज़रूरी अमूर निपटाने थे। अल जन्नत वो अकेले ही आए थे, अलवीना इनके साथ नहीं थी। अबीर या राबिया शाह ने अलवीना के मुतल्लिक पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की, ना ही उन्होंने ख़ुद उसके मुतल्लिक कुछ बताया। रात के खाने के बाद उन्होंने स्टडी का रुख किया था। कुछ देर बाद अबीर भी स्टडी रूम में आ गई। आज़म अली शाह ने ऐनक की ओट से उसे देखा और मुस्कुराते हुए किताब बंद कर दी। एनी प्रॉब्लम? तुम डिस्टर्ब लग रही हो हनी। जी पापा, मैं हरम के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। वो उनके पास कुर्सी पर बैठ गई। कहो। उनकी हंसियात चौकस हुई। पापा, मैं आपके फ़ैसले से मुत्तफिक हूँ। मैं अब हरम के साथ रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती पापा। उसके बारे में सोचकर ही मेरा दम घुटने लगता है। वो हमें धोखा दे रहा है। और आप प्लीज़ जब तक फ़ैसला नहीं हो जाता मम्मा को कुछ मत बताइएगा। आप जानते हैं ना मम्मा को हरम से कितनी मोहब्बत है। वो उससे बात को असर लेकर बीमार हो जाएंगी। उसकी आवाज़ भीग रही थी और आंखें धुआं धुआं हो रही थीं। तुम अपने फैसले से मुतमईन नहीं हो? आज़म अली शाह ने उसे बगौर देखा। नो पापा, मैं मुतमईन हूँ, बस मम्मा का ख्याल परेशान कर रहा है। ठीक है, मैं कल ही वकील से बात करता हूँ, फिक्र ना करो और जाकर सो जाओ। आज़म अली शाह ने कहा तो वो अपने कमरे में आ गई, मगर ना जाने क्यों अपने अंदर खालीपन का एहसास होने लगा। इस फैसले से भी दिल को सुकून नहीं मिला। रात भर नींद आंखों से रूठी रही। हरम अली शाह इस वक्त सैयद मुकर्रम अली शाह के सामने दोजानों बैठा था। सैयद मुकर्रम अली शाह इस वक्त हुजरे में मौजूद थे। हरम अली शाह को बिना पेशगी इतला के शाहपुर में देखकर इन्हें खुशगवार हैरत हुई थी।
ان کے नौरानी चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट फैल गई थी। इनके बरअक्स वो बेहद परेशान और उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। शहर में सब खैरियत तो है ना शाह? उन्होंने अपने दूध जैसी सफ़ेद दाढ़ी में उंगलियां फेरी। हरम अली शाह की सुनहरी आंखों में दर्द सा रचा महसूस हुआ, जिसे जानकर इनकी मुस्कुराहट सिमट गई। मुझे आपसे तन्हाई में कुछ बातें करनी हैं, हरम ने कहा तो उन्होंने दरवाजे के नज़दीक खड़े अपने मुरीद को दायां हाथ उठाकर बाहर जाने का इशारा किया और फिर हरम की जानिब मुतवज्जो हुए। हाँ, अब कहो क्या परेशानी है? दरवाज़ा बंद हो जाने के बाद वो नरम मगर बारोब लहजे में गोया हुए। मैंने आपको बताया था ना कि आज़म चचा की तीसरी बीवी अलमीना मेरी क्लास फेलो रह चुकी है। कल रात उसने मुझे फ़ोन किया था कि उसके बकौल अबीर ने आज़म चचा से कहा है कि उसने तौक़ुफ़ करके सैयद साहब को देखा। तो उन्होंने सर हिलाया, गोया वो बगौर उसे सुन रहे थे। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। आज़म चचा ने उसे तसल्ली करवाई कि वो खुला के कागजात कोर्ट में दाखिल करवा देंगे। हरम अली शाह कह रहा था जबकि सैयद साहब दम बखुद उसके लबों से निकलने वाले अल्फाज सुन और समझ रहे थे। अलमीना को क्या ज़रूरत पेश आई थी तुम्हें ये इत्तला देने की? सैयद साहब, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अलमीना MBA के दौरान मुझसे मोहब्बत की दावेदार थी। मैंने बारहा उसे समझाने की कोशिश की थी कि मेरा निकाह अबीर से हो चुका है, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरी दिन उसने तमाम क्लास के सामने मेरा हाथ पकड़कर बहुत बेबाकी से इजहार मोहब्बत किया, जिस पर मैं इश्तियाल में आ गया और अलमीना को बहुत बुरा भला कहा और उसकी तरबियत को भी इल्ज़ाम दिया, जिसका अलमीना ने ये असर लिया कि उसने मुझसे बैर बांध लिया और ये कहते हुए रुखसत हो गई कि वो मुझे भी मेरी मोहब्बत से महरूम कर देगी। इस बात के कुछ अरसे बाद ही उसने आज़म चचा से शादी कर ली। हरम अली शाह कुछ देर रुका। आज़म अली शाह ने कभी अच्छा बेटा बनकर नहीं दिखाया। राबिया से शादी तो उसने कर ली, मगर उसे खुशियाँ ना दे सका। अबीर का तुमसे निकाह करते वक्त बज़ाहिर वो भी मुतमईन था, मगर अब ये सूरत हाल हमारी बर्दाश्त से बाहर है। सैयद मुकर्रम अली शाह के चेहरे पर गीज़ व गज़ब की सुर्खी छा गई। कुछ अर्सा पहले आज़म चचा ने ये बात शाह चची से कही थी और इन्हें मना किया था कि वो आपको ना बताएं। उस वक्त तो अबीर ने रोक दिया था, मगर अब दोबारा से ये मामला यूं उठा है कि अबीर ही खुला चाहती है। सैयद साहब, मुझे इस सिलसिले में अलमीना का हाथ लगता है। उसने ज़रूर अबीर को बदगुमान करने की कोशिश की है। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अबीर किस कदर बेवकूफ़ है। उसने बेवकूफ़ कहते हुए दांत पीसे थे। उसके अंदाज पर एक लम्हे को सैयद साहब के लबों पर मुस्कुराहट की चमक आ गई। फिर अब तुम हमसे क्या चाहते हो? क्या हम आज़म से बात करें? उन्होंने पूछा। कोई फ़ायदा नहीं है आज़म चचा से बात करने का। अलमीना की बातों से लगता है कि ना तो आज़म चचा आपकी कोई बात सुनेंगे और ना ही अबीर से कोई उम्मीद बांधी जा सकती है। हाँ, इस सारे किस्से में शाह चाची जी भर कर तकलीफ़ उठाएंगी। ना तो मैं इनको दुखी कर सकता हूँ और ना ही अबीर से दस्तबरदार हो सकता हूँ। किसी भी सूरत में मुझे अबीर के साथ घर बसाना है और ये सब कैसे होगा, ये आपको तय करना है, उसने ठोस लहजे में कहा तो सैयद साहब हंस दिए। सैयद हरम अली शाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। कुछ सोचते हैं, तुम फिलहाल जाकर आराम करो। उन्होंने पास पड़ी तस्बीह उठा ली तो हरम अली शाह हुजरे से बाहर निकल आया और हवेली के रिहायशी हिस्से में दाखिल हो गया। हरम अली शाह सुबह शाहपुर से लौटा था। ऑफिस में कुछ ज़रूरी अमूर निपटाकर वो गाड़ी लेकर अलजन्नत आ गया। राबिया शाह लॉन में बैठी शाम की चाय से लुत्फानंदोज़ हो रही थी। हरम की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल होते देखकर उनका चेहरा खिल उठा। उन्होंने जीनत बी से गर्म चाय लाने का कहा और उसकी जानिब मुतवज्जो हो गई। पोर्च में गाड़ी रोककर वो उनकी जानिब बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम शाह चाची। वो उनके आगे झुका। राबिया शाह ने उसके सलाम का जवाब देकर उसकी रोशन पेशानी चूम ली। आज तो तुम्हें रात का खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी, राबिया शाह ने कहा। जो आपका हुक्म शाह चाची। वो उनके नज़दीक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। आज तो बड़े दिनों बाद मुझे भी फुर्सत है, वो खुलकर मुस्कुराया। अबीर कहाँ है? उसने अपनी खूबसूरत ब्राउन बालों को बिगाड़ा और टाई की नाट ढीली करने लगा। वो अपने कमरे में है, मैं बुलवाती हूँ। रहने दे, मैं खुद ही बुलाकर लाता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ और लंबे लंबे डग भरता अंदर चला गया और अबीर के कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया। उसने दस्तक देने के लिए हाथ बुलंद किया था, मगर उसका हाथ फजा में ही मुअल्लक रह गया, क्योंकि अबीर दरवाज़ा खोलकर सामने खड़ी थी। हरम को अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट फैल गई, जबकि हरम अली शाह उसे बगौर देखता हुआ उसकी अंदरूनी कैफियत को समझने की कोशिश करने लगा। आप कब आए? उसके लबों ने जुम्बिश की। कुछ देर पहले आया हूँ। शाह चाची ने बताया कि तुम अपने कमरे में हो तो तुम्हें बुलाने चला आया। वो उसकी आंखों में झांक रहा था। मैं आ ही रही थी। जीनत भी ने बता दिया था कि आज चाय लॉन में मिलेगी। वो कमरे से बाहर आ गई। आज आपको फुर्सत कैसे मिल गई? ना चाहते हुए भी शिकवा लबों से फिसल पड़ा। हरम ने अपने पहलू में चलती हुई इस लड़की को देखा जो उसकी रगे जान से भी करीब तर थी।
जाने इससे कहाँ कोताही हो गई कि वो इस दर्जा बदगुमान हो गई थी। ऐसा है कि आज तुमसे मिलने को दिल चाह रहा था, हरम नरम लहजे में बोला तो वो फिर मुस्कुरा दी। आज क्या किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई हरम अली शाह? हरम उसकी मुस्कुराहट के मानी समझने से कासिर था। कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो सामने बैठी राबिया शाह पर नजर पड़ी, जो उन दोनों को साथ आते देखकर मुस्कुरा रही थी, जबकि जीनत भी दोनों को आते देखकर चाय बनाने लगी। जीनत भी ने चाय के साथ खासा एहतमाम कर रखा था। राबिया शाह उसे इसरार करके खिलाती रही, जबकि अबीर बेनियाजी से बैठी चाय की सिप लेती रही। वो माहौल का हिस्सा होते हुए भी अलग महसूस हो रही थी कि ऐसा क्या है इसके दिल में जो वो हरम अली शाह को नजरें उठाकर देखने से भी गुरेज कर रही थी। इस कदर बेगानगी और बेनियाजी थी उसके अंदाज में। जीनत बी की निगरानी में मुलाजमा चाय की ट्रॉली ले जा चुकी थी। कुछ देर बाद हरम का सेलफोन बजने लगा। मुनज्जम चचा की कॉल है, हरम अली शाह ने कहते हुए बटन दबाया और फोन कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम चचा साईं, कहिए कैसे याद किया, हरम अली शाह ने कहा और फिर दूसरी जानिब से आने वाली आवाज को बगौर सुनने लगा। ओह ठीक है, मैं अलजन्नत में हूँ, आप शाह चाची से बात कर लीजिए, हरम ने कहा और फिर फोन राबिया शाह की जानिब बढ़ा दिया। मुनज्जम चाचा बता रहे हैं कि सैयद साहब की तबीयत खराब है, मुनज्जम चाचा आपसे बात करना चाहते हैं। मौला खैर, राबिया शाह ने हौलते हुए फोन हरम से लेकर कान से लगा लिया और सैयद मुनज्जम अली शाह से बात करने लगी। इनके चेहरे पर तफक्कुर की परछाइयां लरजने लगीं। अबीर भी हरासा नजर आ रही थी। सैयद साहब से उसे कल्बी लगाव था। वो राबिया शाह की जाने मुतवज्जो थी, जो कि सैयद मुनज्जम अली शाह से कह रही थी, तुम तसल्ली रखो मुनज्जम अली शाह, हम लोग जल्द शाहपुर पहुंचने की कोशिश करेंगे, अल्लाह सही खैर रखे। उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया और फोन हरम की जानिब बढ़ाकर अबीर से मुखातिब हुई। फौरन बैग में 2 जोड़े रखो, हम दोनों हरम के साथ शाहपुर के लिए निकल रहे हैं। सैयद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। अबीर उनकी बात सुनकर अंदर की जानिब बढ़ गई। राबिया शाह भी उनके पीछे ही थी, जबकि हरम ने मुतमईन अंदाज में कुर्सी की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। आधे घंटे के बाद वो तीनों शाहपुर के लिए निकल गए थे। राबिया शाह अगली सीट पर बैठी तमाम रास्ता या सलामों का विर्द करती रही। अबीर को हरम का इत्मीनान उलझन में डाल रहा था। 6 घंटे के तवील सफर के बाद तीनों शाहपुर पहुंचे तो हवेली में चहल पहल का आलम था। अबीर ने सोचा कि शायद सैयद साहब की बीमारी की इत्तला तमाम रिश्तेदारों को दे दी गई थी। सभी आमजूद हुए थे, अलबत्ता सैयद मौज़म अली शाह और आज़म अली शाह गैर मौजूद थे। मौज़म अली शाह कल सुबह की फ्लाइट से पेरिस से आने वाले थे। सैयद साहब को बिस्तर पर देखकर उसकी आंखें भर आई थीं। सैयद साहब ने उसे खुद से लगा लिया, अगर मैं बीमार ना होता तो तुम अब भी ना आती। सैयद साहब ने गिला किया तो वो जी भरकर शर्मसार हुई। वो कुछ देर सैयद साहब के पास बैठी रही। फिर सोहनी मुनज्जम, जिन्हें सब छोटी चाची कहते थे, वो अबीर को कमरे से बाहर ले आए, जबकि राबिया शाह और हरम अली शाह अंदर कमरे में सैयद साहब के पास ही बैठे थे। छोटी चाची ने उसे दाइम अली शाह के सामने खड़ा कर दिया, जो कि उसका हम उम्र था। ओहो, अबीर अली शाह को फुर्सत मिल गई शाहपुर आने की। दाइम अली शाह उसे देखकर चहका, जबकि छोटी चाची किचन की जानिब बढ़ गईं ताकि इन लोगों के खाने का इंतजाम कर सकें। बकवास बंद करो, पढ़ाई में मसरूफ थी। मैं नहीं आ सकी तो तुम्हें ख्याल ना आया कि कराची में भी तुम्हारी एक कज़न रहती है। अबीर ने उसे आड़े हाथों लिया, फिर सरगोशी में पूछने लगी, दाइम सैयद साहब ठीक तो हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह, तुम तसल्ली रखो। फिर अब तो तुम भी आ गई हो, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। अक्सर उनकी जुबान पर तुम्हारी और हरम भाई की शादी का तज़किरा होता है। दाइन ने कहा तो वो जवाब में खामोश रही। खाने के बाद मौका मिलते ही उसने राबिया शाह से दरियाफ्त किया, मम्मा किसी ने पापा को इतला दी है या मैं फ़ोन कर दूं कि सैयद साहब अलील हैं? नहीं हनी, मैंने तुम्हारे चचा से पूछा था, वो कह रहे थे कि उन्होंने आज़म अली शाह को इतला दे दी है। उन्होंने दानस्ता अबीर की जानिब देखने से इज्तनाब किया। रात को देर तक वो सैयद साहब के कमरे में बैठी रही। पास वाले गांव से सैयद साहब की छोटी बहन फातिमा भी अपने बच्चों समेत आ चुकी थी। वो भी सैयद साहब के पास बैठी थी। सैयद साहब का कहना था कि वो अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। काफ़ी देर से वो अपने कमरे में सोने आई थी। शाहपुर की इस हवेली में सैयद साहब के तमाम पोते पोतियों के कमरे थे। शहर वालों के कमरे अमूमन बंद रहते। सिर्फ सफाई के लिए इन्हें खोला जाता था। चूंकि रात गए उसकी आंख लगी थी, इसलिए सुबह भी मामूल के खिलाफ देर से आंख खुली। वो बाहर आई तो तमाम अहले खाना और अजीज़ो अकारिब नाश्ते से फारिग हो चुके थे। एक गहमा गहमी का माहौल था। वह हैरान होती हुई किचन में दाखिल हुई, जहाँ छोटी चाची मुलाजमों के सर पर खड़ी हदायत दे रही थी। दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। उसे सामने पाकर छोटी चाची ने उसकी पेशानी चूम ली, जिस पर वो खफीफ हो गई। नाश्ते में क्या लोगी? उन्होंने पूछा। नाश्ते का टाइम तो ख़त्म हो गया है, अब मैं लंच करूँगी, फ़िलहाल बस चाय बनवा दें। उसने उंगलियों से बाल संवारे। चाय तैयार है, ले जाओ। सैयद साहब का हुक्म था कि तुम नाश्ता कर लो।
तो तुम्हें उनके कमरे में भेजा जाए। उन्होंने सर की खफीफ सी जुम्बिश से मुलाजमा को इशारा किया तो उसने अबीर को चाय का मग पकड़ाया और वो सैयद साहब के कमरे की जानिब चल दी, जहाँ सैयद साहब और राबिया शाह के अलावा मुनज़्ज़म अली शाह और हरम अली शाह भी मौजूद थे। वो अबीर को देखकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसके नज़दीक से गुजरकर बाहर चला गया। अलबत्ता उसके लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर अबीर के अंदर अंदेशे पनपने लगे। आओ बेटा, तुमसे एक बात करनी है। सैयद साहब ने उसके लिए अपने पास जगह बनाई तो वह संभल कर उनके पास बैठ गई। नाश्ता कर लिया? राबिया शाह ने उसके हाथ में चाय का मग देखकर पूछा। दिल नहीं चाह रहा, लंच करूंगी। उसने मग खाली करके साइड टेबल पर रखा और सैयद साहब की जानिब मुतवज्जो हुई, जो उसके गुलाबी चेहरे को देखते हुए दिल में अल्फाज तरतीब दे रहे थे। न जाने कब बुलावा आ जाए, इसलिए हमने सोचा है कि हम अपनी खुशी पूरी कर लें। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी ज़िंदगी में ही तुम और हरम एक हो जाओ, ताकि जब रोज़े महशर तुम्हारी सैयदानी जी हमसे सवाल करें तो हम इन्हें जवाब दे सकें कि हम उनके अधूरे ख्वाब को ताबीर दे आए हैं। हमें उम्मीद है कि तुम हमारी खुशी का ख्याल करोगी। ये रुखसती तो बस एक रस्मी कार्रवाई है, वगरना तुम और हरम बहुत पहले से मजबूत बंधन में बंधे हुए हो। अब तुम पढ़ाई भी पूरी कर चुकी हो, फिर हवेली में सभी मौजूद हैं। आज शाम को तुम्हारी रुखसती है और इसके 2 दिन बाद वलीमा भी हवेली में ही होगा। मौज़म अली शाह शाम तक शाहपुर पहुंच जाएंगे और आज़म अली शाह भी आ ही जाएंगे। राबिया शाह, आप अबीर को ले जाएं और अरूसी सामान दिखा दीजिए जो हमने बतौर ख़ास हरम अली शाह की दुल्हन के लिए बनवाया है। आखिरी अल्फाज उन्होंने राबिया शाह से मुखातिब होकर कहे थे। उनका अंदाज रवां से कतई था। चेहरे पर आने वाले वक्त का सोचकर इस कदर चमक थी कि अबीर गिंग सी बैठी रही, इन्हें देखती रह गई। वो सारी शिकायतें जो उसे हरम अली शाह से थीं, इस वक्त उड़न छू हो गई थीं। सैयद साहब के अल्फाज ने जादू की छड़ी का काम किया था। राबिया शाह उसे दूसरे कमरे में ले आई, जिसमें यहाँ से वहाँ तक अरूसी सामान रखा हुआ था। राबिया शाह उसे इसरार से एक एक चीज़ दिखाने लगी, मगर वो सैयद साहब के कमरे से निकलकर होश में आ गई थी। मम्मा, मेरी बात सुनिए। वो इनका बाजू थाम कर तन्हा गोशे में ले जाने की कोशिश करने लगी। बेटा, मैं समझती हूँ, तुम परेशान मत हो। तुम शहर जाते ही अपने जहेज़ की ख़रीदारी कर लेना। आज़म अली शाह का जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। वो जाने क्या समझी। शाह भाभी, ज़रा ये लिस्ट देख लें, किसी को फ़ोन करना रह तो नहीं गया। ये मुनज़्ज़म चाचा थे जो राबिया शाह को अपने साथ ले गए। वो कुछ देर के लिए इस कमरे में तन्हा रह गई। दिल चाहा सब कुछ तहस नहस कर दे और इस तमाम साजो सामान को आग लगा दे। आंखों में रेत सी चुभने लगी थी। शायद वो कुछ कर गुजरती कि फातिमा दादी की पोती संदल मेहंदी की कौन थामे उसे ढूंढती हुई आ गई। अबीर, कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। राबिया चाची कह रही हैं कि तुम जल्दी से नहा लो तो मैं तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा दूँ। संदल के पीछे छोटी चाची भी थी, उन्होंने इसे बाथरूम में घुसाकर ही दम लिया। नहाने के दौरान वो रोने का फ़र्ज पूरा करती रही। नहाकर फारिग हुई तो संदल उसके कमरे में ही मौजूद थी। वो बहुत प्यारी और पुरखलूस लड़की थी। छोटी चाची का इरादा अनकरीब संदल को दाइम अली शाह की दुल्हन बनाने का था। दाइम उनका हम नवा था। संदल उसकी हथेलियों पर मेहंदी लगाने लगी। उसके अंदर तो जंग छिड़ी हुई थी। जी चाह रहा था कि हरम अली शाह उसके सामने आए तो वो उसका मुंह नोच ले। काश पापा ही जल्दी आ जाए और ये सब होने से रोक दें। मैं किस तरह सैयद साहब के आगे आवाज़ बुलंद करूं, और मम्मा तो मेरी कोई बात सुनने को रजामंद ही नहीं है। वो अंदर ही अंदर कुढ़ती रही। दोपहर का खाना संदल की भाभी रमीला लेकर आई थी। उसने 2-4 निवाले ही लिए थे और फिर तो रमीला भाभी उसका साया बनी रही। उनकी मैनीखेज छेड़छाड़ उसे पजल कर रही थी। जहन जैसे 2 हिस्सों में बट गया था। वो खुद को संभालने लगी। मौज़म अली शाह के आने की इत्तला उसे मिल चुकी थी। अलबत्ता पापा की कोई खबर नहीं थी। वो इन्हें कॉल करना चाहती थी मगर उसे मौका ही नहीं मिला। रमीला भाभी के अलावा संदल, रानिया भाभी, नोमा, सोमा ने उसे घेर रखा था। रानिया भाभी जो कि रमीला भाभी की देवरानी थी, छोटी चची की भतीजी भी थी। छोटी चची उसका रूसी लिबास और उसके जेवरात लिए चली आई थी। कुछ देर बाद ब्यूटिशियन आ गई, जिसे साइम अली शाह शहर से लेकर आया था, और वो अबीर के तीखे नकोश को मज़ीद संवारने में जुट गई। गहरे सुर्ख रंग का लहंगा उसके हुस्न को 2 आतशा बना रहा था। शाम के 6 बज चुके थे। काफ़ी मेहमान हवेली में इकट्ठे हो गए थे। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी और सारी था। सैयद साहब अपने कमरे में मौजूद थे। इनके अलावा हरम अली शाह भी उनके पास मौजूद था। सैयद साहब के इशारे पर उसने टेलीफोन सेट उठाकर आज़म अली शाह का नंबर मिलाया और रिसीवर सैयद साहब के हाथ में थमा दिया। दूसरी जानिब से चंद बेल्स के बाद आज़म अली शाह ने कॉल रिसीव कर ली। सैयद साहब की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए। मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए फ़ोन किया है।
انہوں نے باروک انداز میں کہا، جی سید صاحب کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اعظم علی شاہ کے لہجے سے ان کی الجھن کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ آج ہم عبیر کو حرم کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ حویلی میں مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ عبیر بھی دلہن بن چکی ہے۔ آنا چاہو تو آ جاؤ، ہمیں خوشی ہوگی، سید صاحب نے رسوان سے بتایا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آپ مجھے اب عین وقت پر اطلاع دے رہے ہیں میری اکلوتی بیٹی کی رخصتی کی، جبکہ عبیر ایسا نہیں چاہتی۔ وہ حرم سے خلا چاہتی ہے۔ سید صاحب آپ اس پر جبر نہیں کر سکتے، اعظم علی شاہ گستاخانہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ سید اعظم علی شاہ، ہمارے خاندان میں جب ایک بار نکاح ہو جاتا ہے تو اسے مرتے دم تک نبھاتے ہیں۔ عبیر بچی ہے، نادانی کرنے چلی تھی، بجائے اس کے کہ تم اسے سمجھاتے، تم اس کے ہم نوا بن گئے۔ سید صاحب بھی گرج اٹھے تھے۔ سید صاحب آپ نہیں جانتے، حرم علی شاہ اس کے ساتھ نہیں ہے، دھوکہ دے رہا ہے وہ آپ سب کو۔ اعظم علی شاہ کا انداز بدستور گستاخانہ تھا۔ ہم حرم کے متعلق کچھ نہیں سنیں گے، آنا چاہو تو آ جاؤ، رخصتی تک تو تم پہنچ نہیں سکتے۔ بہرحال فکر مت کرو، وہ معظم اور منظم کی بھی بیٹی ہے، ہماری بچی ہے وہ۔ ولیمے تک آنا چاہو تو چلے آؤ، تمہاری وجہ سے ہی ہم نے ولیمہ 2 دن بعد رکھا ہے۔ سید صاحب نے رابطہ منقطع کر دیا اور ایک سکون بھرا سانس لیا۔ اعظم علی شاہ کے لیے اتنے کم وقت میں اسلام آباد سے میرپور خاص کے اس دیہات تک کا سفر ممکن نہیں تھا۔ سید صاحب کو اطمینان تھا کہ رخصتی کا مرحلہ بخیر و خوبی انجام پذیر ہو جائے گا، جو کہ اعظم علی شاہ کی موجودگی میں ناممکن تھا۔ حرم علی شاہ کے بیڈ روم میں اسے رمیلا اور رابعہ شاہ چھوڑ کر گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ چند منٹ تک بیٹھی، کچھ سوچتی رہی اور پھر بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ یہ کمرہ اس نے کئی بار دیکھ رکھا تھا، مگر آج تو اس کمرے کی سجاوٹ کسی ماہر کے ہاتھوں کا کرشمہ لگ رہی تھی۔ چنبیلی اور گلاب کے پھولوں کے علاوہ ایئر فریشنر کی مہک نے پرفسوسا ماحول بنا رکھا تھا۔ عبیر کو رہ کر وہ سنہری بالوں والی لڑکی یاد آ رہی تھی، جو کہ تخلیقی مراحل سے گزر رہی تھی۔ اگر حرم اس کو اپنا آپ سونپ چکا تو پھر میری زندگی کیوں برباد کر رہا ہے؟ وہ بیڈ کی دوسری جانب آ کر زمین پر بیٹھ گئی اور اپنی چوڑیاں اتارنے لگی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ بیڈ پر پڑی، جہاں دلہن بن کر عبیر کو موجود ہونا چاہیے تھا، مگر سونا بیڈ دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ وہ آگے بڑھا تو کانوں میں ہچکیوں کی آواز پڑی۔ وہ گھوم کر بیڈ کے دوسری جانب آیا، جہاں وہ زور و شور سے رونے میں مصروف، ساتھ ہی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں پہنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ حرم نے اس کا دایاں ہاتھ گرفت میں لے لیا۔ حرم کا لمس محسوس ہوتے ہی اس کے اندر الاؤ جلنے لگے۔ چھونا مت مجھے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ حرم کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچنے لگی۔ حرم کو کچھ ایسی ہی توقع تھی اس سے۔ میرے پاس تمہیں چھونے کے مکمل حقوق ہیں محترمہ، مگر میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میری بیوی جو کچھ عرصہ پہلے تک میری مولا شیدہ تھی، یکایک اس قدر بدگماں کیوں ہو گئی ہے؟ وہ اپنے مخصوص گمبھیر لہجے میں بولا۔ عبیر کی کلائی بدستور حرم کی گرفت میں تھی۔ تم دھوکے باز ہو حرم علی شاہ، مجھے تمہاری قربت کے تصور سے وحشت ہو رہی ہے۔ رحم کرو مجھ پر، سید صاحب نے ظلم کیا ہے مجھ پر، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ وہ بدستور اپنا ہاتھ چھڑانے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ رہنا تو تمہیں تاحیات میرے ساتھی ہے، رہی دھوکے والی بات تو وہ تم مجھے صبح بتانا۔ میں مزید کوئی گنجائش نہیں رکھنا چاہتا کہ اعظم چاچا دوبارہ سے خلا کا نام اپنی زبان پر لا سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب جب تم ان کے سامنے جاؤ تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عبیر نے حرم علی شاہ کو اپنا مان لیا ہے۔ اس نے عبیر کی کلائی کو جھٹکا دیا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی، مگر اس کا انداز ابھی بھی ہٹ دھرمی لیے ہوئے تھا۔ مجھے جانے دو، مجھے مما کے پاس جانا ہے، وہ چیخ پڑی، جبکہ حرم علی شاہ کا سکون برقرار تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عبیر کی آواز کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ مما کے پاس بہت رہ لیا، اب مجھے مزید پریشان مت کرو، اس نے جھک کر کہا تو کچھ پل کے لیے اس کی مزاحمت دم توڑ گئی، مگر جیسے ہی وہ سنہری بالوں والی لڑکی یاد آئی، اس کی رگوں میں انگارے دوڑنے لگے۔ کس کس کو دھوکہ دو گے حرم؟ وہ جانتی ہے کہ تم یہاں میرے ساتھ ہو۔ عبیر کے الفاظ پر وہ چونک پڑا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اس کی پیشانی پر سلوٹ نمودار ہوئی۔ وہی جس کے ساتھ میں نے خود تمہیں گائنی وارڈ میں دیکھا تھا، وہی جسے تم اپنی گاڑی میں لیے گھوم رہے تھے، عبیر نے زہر خند لہجے میں کہا۔ تو حرم کو یاد آیا کہ رابیل کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا اور وہ اسے ہسپتال لے گیا تھا۔ رابیل کو 2 دن انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ اب چونکہ 4 دن پہلے سرمد پاکستان لوٹ آیا تھا، سو اس کی جان بخشی ہو گئی تھی۔ تم نے اس سے شادی کر رکھی تو میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ عبیر کی بدگمانی پر حرم کا جی چاہا کہ تھپڑوں سے اس کا گلابی چہرہ سرخ کر دے۔ بدگمانی کی کوئی حد بھی تو ہو۔ اس نے استغفر اللہ کہتے ہوئے اس کی بھیگی پلکوں والی آنکھوں کو دیکھا
जिन में रोने की वजह से गुलाबीपन रच गया था। कुछ दिन पहले तक इन आंखों में हरम अली शाह के नाम के सपने सजे होते थे और आज ये आंखें उसकी बेवफाई पर आंसू बहा रही थीं। हरम ने उसे शानों से थामकर अपने रूबरू खड़ा किया। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हें ही अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। अगर तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं है तो मैं फ़िलहाल तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। हरम ने उसे खुद से नज़दीक करते हुए उसकी जुल्फ़ों की महक को सांसों में बसाया। उसकी गिरफ्त जानदार थी। सुबह जब हरम अली शाह की आंख खुली तो उसने बेड पर निगाह दौड़ाई। अबीर अली शाह निखरी निखरी बेड के दूसरे सिरे पर बैठी थी। उसने मैरून और ब्लैक कंट्रास्ट का सूट पहन रखा था, जिसकी कमीज और दुपट्टे पर नफीस काम किया गया था। फ़ोन उसके हाथ में था। वो आज़म अली शाह से राब्ता करना चाहती थी मगर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। हरम ने उसकी जानिब करवट लेकर एक हाथ से उसकी कलाई थामकर उसे खुद से नज़दीक कर लिया। सुबह सुबह किस उलझन में हो? पापा से बात करना चाह रही थी। उसके अंदाज में नागवारी थी। हरम की कुर्बत उसे बजाय सुकून देने के इज़्तिराब में मुब्तला कर रही थी और ये उसकी ज़िंदगी का बड़ा तकलीफ़ दे मोड़ था। अलवीरा ज़ेब कौन है और तुमने उसे शाह हाउस में रहने की इजाज़त किस रिश्ते से दी थी? उसने हरम की सुनहरी आंखों में झांका। अबीर की स्याह आंखों में शक की परछाइयाँ लरज़ रही थीं। हरम का अच्छा भला मूड गारत हो गया। उसने कभी पारसाई का दावा नहीं किया था क्योंकि वो जानता था कि उसके इर्द गिर्द बसने वाले रिश्ते उसके किरदार की मजबूती से वाकिफ़ हैं। हरम अली शाह तफरीहन सनफ़ नाजुक से दोस्तियाँ पालने का कायल नहीं था। अगर ऐसा होता तो अलमीना भी उसकी दोस्तों में शामिल होती और ये बेवकूफ़ लड़की रात को राबेल के हवाले से बहतान तराशी कर रही थी और अब उसे अलवीरा के पिछले दिनों शाह हाउस में रिहाइश पर एतराज़ था। उसने अबीर को एक साइड पर किया और बेड से उठ खड़ा हुआ। गालिबन अबीर को ये सब बातें अलवीना के ज़रिए मालूम हुई होंगी। वो जब अबीर से मिलता था तो अपनी बातें करता था। ना तो उसने कभी अबीर को सरमद और राबेल के मुतालिक बताया, न कभी उनके दरमियान उमर और अलवीरा का जिक्र आया था और उसकी यही गलती उसकी ज़िंदगी की खुशियों को निगलने लगी थी। अलवीना तुम्हारा हशर बहुत बुरा करूँगा, वो दिल ही दिल में सोचता हुआ और अबीर को बिना कोई जवाब दिए वॉशरूम में घुस गया। अबीर को उसकी बेइतनाई पर और फिर से रोना आने लगा। वो खुद पर जब्त के पहरे बिठाती कमरे से बाहर आ गई। हवेली में सुबह की गहमा गहमी थी। किचन में नाश्ते की अफरा तफरी का आलम था। अबीर किचन की जानिब आ गई। नामुकम्मल नींद और रोने के बायस सर में दर्द शदीद हो रहा था। आज किचन में छोटी चाची और रानिया भाभी दोनों ही मुलाजमीन के सर पर खड़ी थीं। रानिया भाभी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। अबीर तुम पर तो बहुत रूप आया है, बहुत प्यारी लग रही हो। मेरा ख्याल है हरम भाई को तुमसे बहुत मोहब्बत है। अबीर उनके अंदाज पर झींक गई। छोटी चाची प्लीज़ एक कप चाय का दे दें। छोटी चाची भी रानिया की बात सुनकर हंसने लगी। मैं बस तुम्हारा और हरम का नाश्ता कमरे में भिजवा रही हूँ। वो फ्लास्क में चाय निकालने लगी। चाची मैं नाश्ता नहीं करूँगी, आप हरम का भिजवा दीजिए, मैं मम्मा के पास जा रही हूँ। उसने चाची के हाथ से चाय का मग लिया और किचन से बाहर निकल आई, जबकि रानिया भाभी और छोटी चाची एक दूसरे को देखकर रह गई। इनके ख़ानदान में रवायत थी कि दूल्हा दुल्हन शादी के बाद आने वाली पहली सुबह को नाश्ता एक साथ करते थे। छोटी चाची सर झटक कर हरम के नाश्ते के बर्तन सेट करने लगी। अबीर ने राबिया शाह के कमरे में कदम रखा तो वो कुरान पाक को जज़दान में लपेट कर रख रही थीं। साथ ही साथ वो कुछ पढ़ रही थीं। अबीर को देखकर उनके चेहरे पर चमक आ गई। नज़दीक आकर उन्होंने अबीर के चेहरे पर फूंक मारी और फिर उसकी पेशानी चूम ली। आज मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े सपने को ताबीर मिली है। वो उसे लेकर काउच पर आ बैठी थी। हरम क्या कर रहा है? उन्होंने पूछा। पता नहीं, क्या हो गया है तुम्हें? उन्होंने बगौर उसे देखा। उसका अंदाज उन्हें खौफज़दा कर रहा था। सैयद साहब ने अच्छा नहीं किया, पापा की गैर मौजूदगी में मेरी शादी कर दी, जबकि मैं और पापा तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। सैयद साहब की फहम फरासत का कायल तो ये पूरा इलाका है। उन्होंने जो किया तुम्हारे भले के लिए ही किया है। तुम्हारे पापा कुछ देर में शाहपुर पहुंच जाएंगे। तुमने और हरम ने नाश्ता कर लिया? उन्होंने पूछा। हरम का मुझे मालूम नहीं है, अलबत्ता मेरा नाश्ते का दिल नहीं जा रहा। उसने रुखाई से कहा। अब ये तुम जानती हो ना, ये रस्म है। शादी के बाद पहली सुबह दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में साथ नाश्ता करते हैं। राबिया ने मुलामत से इसे समझाने की कोशिश की। रस्म तो ये भी है कि जब बेटी रुखसत होती है तो बाप उसके सर पर हाथ रखकर उसे दामाद के हवाले करता है, मगर मेरी रुखसती मेरे बाप के बगैर हुई है, उसने चोट करते हुए जवाब दिया। राबिया शाह के पास इसकी बात का जवाब नहीं था क्योंकि सैयद साहब ने इन्हें भी लाइल्म रखा था। आओ सैयद साहब के पास चलें, उन्होंने कहा तो वो उठ खड़ी हुई। उसकी हरकत करने से उसकी कलाइयों में पहनी चूड़ियाँ जलतरंग बजाने लगीं। राबिया शाह दिल ही दिल में उसकी खुशियों की दुआ करने लगीं।
सैयद साहब के कमरे में हरम अली शाह भी मौजूद था। राबिया शाह को देखकर उसने सलाम किया, अलबत्ता अबीर पर एक चुटती हुई नज़र डाली थी। राबिया शाह ने उसे ढेरों दुआओं से नवाजने के बाद उसकी तैयारी का जायज़ा लिया। ब्लू जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जैकेट पहने वो कहीं जाने की तैयारी में लग रहा था। कहाँ जाने की तैयारी है बेटा? राबिया शाह ने पूछा। शाह चाची, कराची जा रहा हूँ, कुछ खास दोस्तों को वलीमे के लिए इनवाइट करना है। उसकी बात पर अबीर ने भी चौंक कर उसे देखा। वो राबिया शाह की जाने मुतवज्जो था। जाना ज़रूरी है बेटा? सैयद साहब ने भी पूछा। उन्हें अभी अभी इसके जाने का पता चला था। जी सैयद साहब, कुछ खास दोस्त हैं, मैं इन्हें लेकर ही आऊँगा, वलीमे वाले दिन ही आ सकूँगा, उसने बताया। राबिया शाह का अंदाज बता रहा था कि उन्हें हरम का शहर जाना अच्छा नहीं लग रहा, जबकि हवेली में इतने मेहमान वलीमे में शिरकत की खातिर ठहरे हुए थे। शाह चाची, मेरा जाना इतना ज़रूरी ना होता तो मैं हरगिज़ ना जाता, उसने उनकी खफगी दूर करना चाही। ठीक है, रब साईं तुम्हारी हिफाजत करे। नाश्ता कर लिया? उन्होंने पूछा और एक नज़र बेनियाज बनी अबीर पर डाली, जो गोद में धरे अपने हिनाई हाथों को देख रही थी। मूड नहीं है मेरा, मैं अब निकलता हूँ। वो सैयद साहब की दुआ लेने लगा और फिर अबीर से बिना कुछ कहे चला गया। राबिया शाह की नज़रें अबीर को इल्ज़ाम देने लगीं। अबीर ने रस्म के मुताबिक उसके साथ नाश्ता नहीं किया था, सो वो भी बगैर नाश्ते के लंबे सफ़र पर रवाना हो गया था। हरम अली शाह के कराची जाने के दूसरे दिन आज़म अली शाह हवेली पहुंच गए। राबिया शाह को यकीन वासिक था कि वो आते ही हंगामा बर्पा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सबसे नॉर्मल अंदाज में मिले, हत्ता कि राबिया शाह से भी उनकी खैरियत दरियाफ्त की गई। अलबत्ता अबीर से मुलाकात का मंजर कई आंखों को नम कर गया। कितनी ही देर वो अबीर को अपने साथ लगाए खड़े रहे, ऐसे में इनकी आंखों में चमकती नमी साफ दिखाई दे रही थी। सैयद साहब इस हकीकत से बाखबर थे कि पूरी दुनिया में अबीर का वजूद आज़म अली शाह की कमज़ोरी है। जो कुछ उन्होंने किया था वो आज़म अली शाह और अबीर की बेहतरी के लिए ही किया था। अलमीना की गैर मौजूदगी के बारे में किसी ने पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की, ना ही उन्होंने खुद कुछ बताया। कुछ देर बाद इन्हें हरम की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुरसकून अंदाज में हरम की बाबत पूछा, जिस पर मौज़म अली शाह ने हरम के कराची जाने की वजह बताई। अब चूंकि सैयद साहब की तबीयत भी बेहतर थी, सो वो भी सबके साथ लाउंज में बैठे थे। आज़म अली शाह काफ़ी देर सबके साथ बैठे रहे और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। अबीर चाहने के बावजूद आज़म अली शाह से कोई शिकवा न कर सकी। शाम के वक्त रानिया भाभी और संदल वगैरह ने उसे घेर लिया। भाई, हम नज़र नहीं लगा देंगे, अब बता भी दो कि हरम ने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया है। तुम तो कल से टाल मटोल से काम ले रही हो। भाभी, हरम का दिया हुआ तोहफा मैंने बेख्याली में हरम की जैकेट की जेब में डाल दिया था, सो वो तोहफा हरम के साथ ही कराची चला गया। अब हरम की वापसी पर ही आप वो तोहफा देख सकेंगी। बिलाखिर उसे बहाना सूझ गया। उसकी बात पर रानिया भाभी समेत सभी खामोश हो गए। उसने जान बख्शी पर दिल में शुक्र अदा किया। पिछली रात की तरह आज की रात भी अबीर बेकल सी थी। करवटें बदलते बदलते वो थक गई, मगर नींद का नामो निशान भी आंखों में ना था। दिल अब भी हरम से बदगुमान था। वो ज़रूर अपनी बीवी से मिलने कराची गया है। पापा भी तो बिल्कुल चुप हैं, कुछ भी तो नहीं कहा उन्होंने सैयद साहब से, ना ही मुझसे। वो सोचती रही और रात बीतती रही। सुबह होने में कुछ देर थी जब उसकी आंख लगी। सुबह भी वो देर से ही उठी। सब नाश्ते से निपट चुके थे। सैयद साहब अपने हुजरे में जा चुके थे। उसे देखते ही छोटी चाची उसका नाश्ता बनवाने उठी, लेकिन उसने मना कर दिया और सिर्फ चाय बनवाने का कहा। अबीर बेटा, क्यों इस तरह कर रही हो? बेटा, नाश्ता क्यों नहीं करती? हरम से नाराज़गी है तो परेशान मत हो, वो कुछ देर में शाहपुर पहुंचने वाला है। उनका अंदाज शरारत लिए हुए था। चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, इसलिए दिल नहीं जा रहा। वो सफाई देने लगी। छोटी चाची उसके लिए चाय बनवाने चली गई, जबकि वो कुछ फासले पर बैठी मम्मा को देखने लगी, जो फातिमा दादी से महवे गुफ्तगू थी। दोपहर के करीब हरम की गाड़ी के पीछे दो और गाड़ियां हवेली के अहाते में आकर रुकी। नाइम और इबाद भाई की मैयत में हंसता मुस्कुराता हरम अली शाह अपने मेहमानों के संग लाउंज में दाखिल हुआ। एक नज़र उसने तमाम हाज़रीन पर डाली थी, निस्बतन गहरी निगाह अबीर पर डाली, जो ऑफ वाइट और मैरून कॉम्बिनेशन के सूट में गुमसुम सी बैठी हुई थी। मगर जैसे ही उसकी नज़र अलवीरा ज़ेब और सुनहरी बालों वाली लड़की पर पड़ी, इन्हें हरम के साथ देखकर उसे एक झटका सा लगा। उस लड़की के सुनहरी बालों ने उसका सुकून बर्बाद कर रखा था। हरम के साथ दो हैंडसम से लड़के भी थे। हरम राबिया शाह से इन चारों का तारुफ करवा रहा था। दाइम इन दोनों लड़कों को लेकर हुजरे में चला गया, जबकि अबीर सर झुकाए सबको खुद पर हंसता हुआ महसूस कर रही थी। जिसका शौहर वलीमे के दिन अपनी पहली बीवी और गर्लफ्रेंड को घर ले आया था,
दाएं हाथ की उंगली से वो बाएं हाथ की हथेली पर लकीरें खींच रही थी। आंखों में पानी भरने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि कब हरम लंबे लंबे डग भरता हुआ अपनी ख्वाबगाह में चला गया। छोटी चाची इन दोनों हसीनाओं को उसके नज़दीक ले आई। उफ अल्लाह, कितनी क्यूट है हरम भाई की वाइफ। चहकती हुई आवाज़ पर उसने नज़रें उठाईं। सुनहरी बालों वाली लड़की आंखों में इश्तियाक लिए उसे देख रही थी। हरम ठीक ही तुम्हारी तारीफ़ करता है, तुम डिज़र्व करती हो। अपनी बेतकल्लुफ़ अंदाज समेत ये अलवीरा ज़ेब थी, जबकि वो शशदर सी इन्हें सुन रही थी। अलवीरा ज़ेब उसकी जानिब हाथ बढ़ाए खड़ी थी। तुमसे मिलकर खुशी हुई। उसने झिझकते हुए अलवीरा का हाथ थाम लिया। ये राबेल है, हरम के दोस्त सरमद की बीवी, और अलवीरा ज़ेब को कौन नहीं जानता, ये उमर की बीवी है। रानिया भाभी तारुफ का फरीज़ा निभाकर चलती बनी। मुझे भी आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मुश्किल तो हुई थी उससे ख़ुद को संभालने में, मगर ये मरहला तय हो ही गया। बेवफाई, बददियानती, आशिक मिजाजी, क्या क्या इल्ज़ाम ना दिए थे उसके दिल ने हरम को, और वो क्या निकला। वो दोनों अबीर के नज़दीक बैठ गईं और हरम की बातें करने लगीं। हरम कितना ख्याल करने वाला है, दोस्तों का कितना ख्याल रखता है। हरम ये है, हरम वो है। अबीर ये सब सुनते हुए खुद को किसी हकीर कीड़े से भी कमतर जान रही थी। कुछ देर में हरम सीढ़ियाँ फलांगता हुआ नीचे उतरा और रानिया भाभी के पास जाकर कुछ कहने लगा। नज़रें इन तीनों पर ही थीं। तभी अबीर ने भी उसे देखा। वो कपड़े बदल चुका था। नज़रें मिलते ही हरम की आंखों के सर्द से तासुर ने अबीर की रूह तक को मुंजमद कर दिया। वो हुजरे की जानिब चला गया, जबकि रानिया भाभी इन तीनों की जानिब आ गई। अलवीरा, राबेल, आप दोनों का सामान इनेक्सी में रखवा दिया है, आप दोनों चलकर फ्रेश हो जाएं, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। इन दोनों के रानिया भाभी के साथ जाने के बाद अबीर भी उठकर मम्मा की ख्वाबगाह में आ गई, जहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। खिड़कियों पर दबीज पर्दे पड़े हुए थे। उसने बेड पर लेटकर कंबल तान दिया। जहन से हरम की बेवफाई का बोझ हट गया था। बस एक एहसास निदामत था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। किसी के बुरी तरह झंझोड़ने पर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो जी, ये मोहतरमा यहाँ सोई हुई हैं और हम हैं कि पूरी हवेली में ढूंढ रहे हैं कि दुल्हनियाँ ऐन वलीमे की शाम कहाँ गायब हो गई हैं। रानिया भाभी उसके सर पर खड़ी थी। उसने आंखें मलते हुए माहौल पर तायराना निगाह डाली तो याद आया कि वो मम्मा की ख्वाबगाह में आकर सो गई थी। भाभी, मैं तो यूं ही ज़रा देर के लिए लेटी थी कि गहरी नींद आ गई। उसने बेड से नीचे उतरते हुए सफाई पेश की। चलो, अच्छा है तुमने आराम कर लिया, रात की तकरीब में बैठे बैठे थक जाओगी। रानिया भाभी ने पर्दे समेटे तो उसे एहसास हुआ कि सूरज का सफ़र करीबुल ख़त्म है। तुम डाइनिंग रूम में चलकर कुछ खा लो। रानिया भाभी के कहने पर वो बाल हाथों से ठीक करती उनके पीछे होली सैंडविचेस खाते और चाय पीते हुए उसने दाइन को देखा, जो उसके नज़दीक आकर रुका और फिर कान में सरगोशी करके चलता बना। हरम भाई को आज़म ताया ने टेरेस पर बुलाया है कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए। सैंडविच का निवाला उसके हलक में फंस गया। अगर पापा ने उसे शकूक व शुबहात बताए तो बात मज़ीद बिगड़ सकती है। पहले ही वो मुझसे खफा है, वो सोचने लगी, मगर मौका ऐसा नहीं था कि वो टेरेस पर जा सकती। कुछ देर में ब्यूटिशियन आने वाली थी। वो धड़कते दिल से बेडरूम में आ गई, जहाँ छोटी चची उसका लहंगा और दीगर आराइशी सामान रखकर गई थी। डीप ब्लू लहंगा जिस पर असल मोतियों और नगों का काम अपनी चमक दिखा रहा था। वो शशोपंज में ही मुब्तला रही। ब्यूटिशियन ने आकर अपना काम शुरू कर दिया था। इसी दौरान दाइम सैयद साहब का पैगाम लिए चला आया। सैयद साहब ने अबीर को अपनी ख्वाबगाह में याद किया था। वो रानिया भाभी के साथ अपना भारी लहंगा संभालती हुई सैयद साहब की ख्वाबगाह में आ गई। ब्यूटिशियन अपना काम ख़त्म करके जा चुकी थी। सैयद साहब सोफे पर बैठे उसके मुंतज़िर थे। वो इस वक्त तन्हा थे। अबीर का सजा सजाया रूप देखकर उनके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने बेसाख्ता माशाअल्लाह कहा था और उसका हाथ थामकर अपने साथ बिठाया। रानिया भाभी उसे छोड़कर अपने अधूरे काम निपटाने चली गईं। सैयद साहब, आपने हमें याद किया? वो झींक कर पूछने लगी। एक अमानत आपके हवाले करनी थी। वो अपने मखसूस अंदाज में गोया हुए। जी, उसने कदरे इस्तजाब में पूछा। बहुत अरसा हमने इस सोच विचार में गुजारा कि ये हम किसके हवाले करें। सैयद साहब ने साइड टेबल से एक मुनकिश केस उठाया और खोलकर दिखाया। इसमें 2 बेहद कीमती जुड़ाव कंगन थे। अबीर के जहन में झमाका हुआ। ये कंगन सैयदानी जी की कलाइयों में खनकते थे। अबीर का बचपन इनसे खिलते गुजरा था। ये हम तुम्हें देते हैं, अपनी इकलौती पोती को। ये हमारी तरफ से आपकी शादी का तोहफा है। उन्होंने केस उसकी जानिब बढ़ाया। शुक्रिया सैयद साहब। उसने केस थामकर इनके दाएं हाथ का बोसा लिया। हरम से बात हुई आपकी? उन्होंने पूछा। जी नहीं सैयद साहब, मैं दोपहर में सो गई थी, उसने झिझकते हुए जवाब दिया।
तभी राबिया शाह कमरे में दाखिल हुई। अबीर का रूप देखकर उनका चेहरा दमकने लगा। आपने देखा सैयद साहब, आज तो मेरी बेटी पर बड़ा अलूही रूप आया है। ठीक कहा राबिया आपने। सैयद साहब ने उनकी तायीद की। कुछ खाया अबीर तुमने? राबिया शाह ने उसे मुखातिब किया। जी ममा, खा चुकी हूँ, उसने उनकी तसल्ली कराई। सैयद साहब, मेहमान आना शुरू हो चुके हैं, आप लॉन में तशरीफ़ ले चलिए। राबिया शाह ने सैयद साहब की जानिब रुख किया तो सैयद साहब अपनी छड़ी का सहारा लेकर उठ खड़े हुए। तुम बैठो अबीर, मैं रानिया को तुम्हारे पास भेजती हूँ। राबिया शाह सैयद साहब के साथ जाते हुए गोया हुई। कुछ लम्हों बाद संदल आकर उसका दिमाग खाने लगी। आधे घंटे के बाद रानिया भाभी उसका बुलावा लेकर आ गईं। रानिया भाभी के साथ वो बाहर आ गई। ब्लैक डिनर सूट में हंसता मुस्कुराता हरम अली शाह उसका मुंतज़िर था। उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। दोपहर वाला तासुर मफकूद था। उमर की किसी बात पर उसने कहका लगाया, लीजिए संभालिए अपनी दुल्हन को। रानिया भाभी ने उसे हरम के हवाले किया, जिसने बड़े पुरइत्तमाद अंदाज में उसका बाजू थाम लिया और दोनों लॉन की जानिब कदम बढ़ाने लगे, जहाँ तकरीब का इंतज़ाम किया गया था। मूवी मेकर्स और फोटोग्राफर हरकत में आ गए थे। मिसिस, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, सर्द से लहजे में हरम ने इस तरफ झुककर सरगोशी की। उसका बर्फ़ जैसा लहजा अबीर की धड़कनों को मुंजमिद करने लगा। तभी वो ज़रा सा लड़खड़ाई थी। हरम ने उसका हाथ छोड़कर उसे बाजुओं के घेरे में ले लिया। उसकी इस जसारत पर अबीर की हथेलियाँ पसीने से नम हो गईं, पलकें बोझल हो गईं। वो दोनों स्टेज पर पहुंच चुके थे। हरम उसके बेहद नज़दीक बैठा था। वो हरम की शोखियों पर दिल ही दिल में हैरान हो रही थी। सैयद साहब के कुछ मेहमान तुमसे मिलना चाहते हैं। अलियान भाई ने सैयद साहब का पैगाम दिया तो हरम अली शाह अबीर पर एक गहरी निगाह डालता हुआ अलियान भाई के साथ हो लिया। उसके जाते ही अलवीरा और राबेल उसके दाएं बाएं आकर बैठ गईं। हमने सोचा कि हरम तो मेहमानों से मिलने गया तो हम दोनों तुम्हें ज़रा बोर करें। यूं भी कल सुबह तो हमारी रवानगी है और तुमसे बातें करने का मौका ही नहीं मिला, ना ही तुम्हें अपने बारे में कुछ बताया है। अलवीरा ज़ेब मतानत से कहने लगी, मैं और उमर शादी करना चाहते थे, मगर उमर के घर वालों को मेरा प्रोफेशन पसंद नहीं था, जबकि हम दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इन हालात में मेरे वालिदैन भी इस शादी के हक़ में नहीं थे। हम दोनों ने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, नाकाम होकर हमने शादी का फ़ैसला कर लिया। हरम ने दोस्त होने का हक़ अदा कर दिया। मैंने अपने वालिदैन का घर छोड़कर हरम के शाह हाउस में रिहाइश अख्तियार कर ली थी। शाह हाउस में ही हमारी शादी हुई है। तमाम इंतज़ामात हरम ने ही किए हैं। अलवीरा की बातें उसे नए सिरे से शर्मिंदगी की खाई में धकेल रही थीं। पता नहीं हरम उसे माफ़ करेगा भी या नहीं। अलवीरा के बाद राबेल शुरू हो चुकी थी। सरमद को एक कोर्स के सिलसिले में कोरिया जाना पड़ गया। वो मुझे तन्हा छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हरम भाई ने कहा कि सरमद मेरी जानिब से बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं, वो मेरा ख्याल रख लेंगे। सरमद को मेरी प्रेगनेंसी का ख्याल भी था, मगर हरम भाई ने एक बाप और एक भाई की तरह कदम कदम पर मेरा ख्याल रखा। मेरे घर वाले भी मुल्क से बाहर हैं। सरमद के वालिदैन की वफ़ात हो चुकी है। अभी तुम बहुत खुशकिस्मत हो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। राबेल ने जोश जज्बात में उसका हाथ थाम लिया, जबकि अबीर का वो हाल था कि काटो तो लहू नहीं। रात गए तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची थी। मैं सैयद आज़म अली शाह, जिसने तमाम उम्र मनमानी करते गुजारी है, अपनी बेजोड़ शादी की सज़ा अपने बाप और बीवी को दी है। ज़िंदगी के इस मोड़ पर बुरी तरह मुंह के बल गिरा हूँ। ऐसा लगता है कि अब बकिया ज़िंदगी में मैं कभी सर उठाकर नहीं चल पाऊँगा। अब ख्याल आता है कि वो बड़ा मनहूस दिन था जब मेरी अलवीना से पहली मुलाकात हुई थी। उसके नाज़ो अदा देखकर मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो मुझे मोहरा बनाने के लिए चारा डाल रही है। बहुत जल्द मैंने उसे प्रपोज़ कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि वो मेरी अजीज़ अज़जां बेटी अबीर से चंद साल बड़ी है। ऐसा क्या नज़र आया था मुझ में उसे, जो वो अपने बाप की मुखालफत के बावजूद मुझसे शादी पर रजामंद हो गई थी। उसे शादी के बाद मैं मुतमईन था। कुछ अरसे बाद ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। आए दिन उसके पास हरम के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ मवाद होता था। शादी से पहले ही वो कबूल कर चुकी थी कि हरम उसका क्लास फ़ेलो रह चुका था। बहुत कम वक्त में उसने मेरी सोचों पर कब्ज़ा कर लिया। उसने मुझे हरम से इस कदर बदगुमान कर दिया कि मैं अबीर के खुला के मुतल्लिक सोचने लगा। राबिया शाह के साथ तो मैं कभी इंसाफ कर ही नहीं सका। शायद इनकी खामोश आहें ही थीं जो मैं कभी इज़्दवाजी सुकून हासिल न कर सका। शायद मैं अबीर को हरम से अलग कर ही देता कि सैयद साहब ने इंतहाई कदम उठाते हुए अबीर को रुखसत कर दिया, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। मैंने शदीद तैश के आलम में अलवीना को सैयद साहब से टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू बताई, जिसे सुनकर ही वो नागन की तरह फुंकारने लगीं। नहीं,
یہ نہیں ہو سکتا۔ حرم علی شاہ کو میں برباد کر دوں گی۔ جس طرح اس نے میری محبت کو ٹھکرایا ہے، اسی طرح ابیر بھی اسے ٹھکرائے گی۔ بولتے بولتے اسے احساس ہوا کہ وہ میرے روبرو کھڑی ہے اور میں اس وقت مجھے اپنا وجود منو مٹی تلے دبا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میری محبوب بیوی میرے سامنے اپنی گزشتہ محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کا محبوب کوئی اور نہیں، میرا داماد تھا، اعظم علی شاہ۔ میں نے صرف حرم سے بدلہ لینے کے لیے آپ سے شادی کی تھی۔ بالآخر اس نے اعتراف کر لیا اور میں بمشکل اپنے قدموں پر اپنا بوجھ سنبھالے کھڑا تھا، جبکہ الوینا کسی لوٹے ہوئے مسافر کی طرح فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس کی کوئی بھی تدبیر حرم اور ابیر کو ایک ہونے سے نہیں روک سکتی تھی۔ ایک پل کو مجھے اس پر ترس آیا تو خود سے گھن آنے لگی تھی۔ جس کی قربت مجھے سرشار کرتی تھی، اس کے ذہن و دل پر حرم کا قبضہ تھا۔ اسی دن اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا۔ وہ نہ بھی کہتی تو اب میں اسے خود سے جوڑ کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ شاہپور آ کر میں موقع ملتے ہی تنہائی میں حرم علی شاہ سے ملا اور اسے الوینا کے دھوکے کی داستان سنائی۔ حرم واقف ہی تھا الوینا کی حقیقت سے، سو اس کا دل میری طرف سے صاف ہونے میں دیر نہیں لگی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ الوینا کی حقیقت کبھی بھی ابیر کو نہیں بتائے گا۔ بس اب رابعہ شاہ کی محبتوں کا مقروض ہوں اور خواہش ہے کہ اب جتنی عمر بچی ہے رابعہ شاہ سے کی گئی زیادتیوں کی تلافی کر سکوں۔ ڈائری بند کر کے اعظم علی شاہ نے دائیں جانب دیکھا جہاں رابعہ شاہ تہجد کی ادا کرنے میں مشغول تھیں۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈائری سیف میں مقفل کی اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر رابعہ شاہ کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حرم کو چونکنا پڑا کیونکہ ابیر آج بھی بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ اس نے رسٹ واچ اتارتے ہوئے کمرے میں نظر دوڑائی اور ایک طویل سانس لیا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی، البتہ ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ابیر اپنے اس ہوش ربا روپ میں ٹیرس پر ریلنگ سے ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے دل ربا روپ کو دیکھ کر حرم نے اپنی ناراضگی کو وقتی طور پر پسے پشت ڈال دیا تھا، وگرنہ ابیر کا خود پر شک کرنا اسے طیش دلا گیا تھا۔ شام کے وقت اعظم چچا سے ہونے والی بات چیت سے وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ الوینا نے بڑی مکاری سے ابیر کی معصومیت سے فائدہ اٹھایا تھا۔ دکھ تو اسے اعظم چچا کو دیکھ کر بھی ہوا تھا۔ ان کا غرور وقت کی گردش میں کہیں کھو گیا تھا۔ ایک غلط فیصلے نے انہیں اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ ریسٹ واچ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ ٹیرس پر آ گیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے ابیر کو مخاطب کیا۔ لہجہ خود بخود نرم ہو گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے ہونٹوں کو بڑی بے دردی سے کچلا تھا۔ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے دونوں شانوں سے تھام کر ابیر کا چہرہ روبرو کیا۔ وہ میں نے تم پر شک کیا، الزام لگایا۔ رابیل اور الویرا کے حوالے سے اس کی گھنی پلکوں والی آنکھیں میک اپ کے باعث قاتل لگ رہی تھیں۔ کیوں کہا تم نے ایسا؟ کیا کبھی تم نے میرے کردار میں جھول دیکھا؟ پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے ترشی سے کہا۔ اس کی گرفت بھی سخت ہو گئی تھی۔ ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، جو ناول ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے کوئی رنجشیں کوئی ملال نہیں۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا، تو آ جائیے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ میں کیا کرتی، الوینا جی بتاتی تھیں کہ حرم تمہارے ساتھ فیئر نہیں ہے۔ پھر میں نے خود بھی تمہیں رابیل کے ساتھ گاڑی میں دیکھا تھا، اور جب گائنی وارڈ میں دیکھا تو مجھے الوینا جی کی باتوں پر یقین آ گیا۔ ایک عورت کے ساتھ ایسے وقت میں اس کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ وہ رونے کے لیے تیار تھی۔ حرم کو اس پر ترس آ گیا۔ اوکے، اب رونا مت۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ میں دھوکے باز نہیں ہوں۔ اب تو تمہیں میری قربت سے وحشت نہیں ہوگی۔ حرم نے بے اختیار اسے خود سے نزدیک کر لیا۔ ابیر اس کی بات سن کر جھینپ گئی اور حرم سوچ رہا تھا کہ وہ الوینا کی حیثیت بتا کر ابیر کی نظروں میں اعظم علی شاہ کے مقام کو گرنے نہیں دے گا۔